हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो कल हमने क्या पढ़ा था? परसेंटेज में सक्सेस और नेट चेंज इन प्रोडक्ट, जो गुणा में चेंज होता है नेट, वो कितना था। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? नेट चेंज इन एडिशन। एडिशन में कंप्लीटली चेंज कितना होता है, चेंज कैसे कैसे दिया मिलेगा और हमें कैसे कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमेशा पानी पीते रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, अब यहाँ पे कौन से क्वेश्चन चलेंगे? मेंस के लिए, प्रॉपरली मेंस के लिए और परफेक्ट मैथ्स के लिए, जो आपको एक्चुअली मैथ सिखाएंगे कि एक्चुअली में पूछा क्या जाता है, क्या क्यों पूछा जाता है, कहाँ से आया। ठीक है, तो देखो परसेंटेज में क्या पूछेगा अब? नेट चेंज इन एडिशन। एडिशन मैंने कल दो चीज़ बताई थी क्या? अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, दो वैल्यूज हैं, दो ऑब्जर्वेशन है, दो कोई भी चीज़ है, वेरिएबल है, तो उनमें चेंज कैसे कैसे हो सकता है, मतलब उनके साथ आप क्या क्या कर सकते हो। जोड़ घटा गुणा और भाग। जोड़ घटा सेम होता है, क्यों? कोई तरफ इस तरफ जोड़ से बनी होगी तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगी। और गुणा और भाग सेम होता है, जो तरफ इस तरफ गुणा में है उस तरफ जाके भाग में हो जाएगा। अब गुणा में हमने नेट चेंज पढ़ लिया है, ठीक है, सक्सेसिव के साथ पढ़ लिया। अभी चेंज किस में पढ़ेंगे हम? एडिशन में, जोड़ में। जैसे मैं कह दूँ भी दो वैल्यूज हैं एक्स और वाई, उस एक्स और वाई का जोड़ क्या बनाता है? जेड। जैसे मैं कह दूँ भी एक्सपेंडिचर, व्यय और सेविंग, जो आपकी बचत है वो क्या बनाएंगी? आपकी इनकम, आपकी जो आय होगी वो बना देंगी। तो अब एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग क्या होगी? इनकम। उसी प्रकार कोई भी वैल्यू हो, एक्स प्लस वाई किसके बराबर हो? जेड के बराबर। तो अब ये दे देगा, इसमें चेंज दे दिया, इसमें चेंज दे दिया, बताओ भी इसमें कितना चेंज होगा। या फिर इन दोनों में चेंज दे दिया, ये बताओ भी इसमें कितना चेंज होगा। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। अब ये 3 पे भी हो सकता है, 4 5 कितनी भी हो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ऐसे ही चलता जाए, किसके बराबर हो? ए के बराबर हो। तो इनमें चेंज दे दे, इसमें पूछ ले, या एक वैल्यू छोड़ दे, इनमें चेंज दे दे और इसमें चेंज दे दे, इसमें पूछ ले। तो वो कुछ भी पूछ सकता है। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे और क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, अभी देखो किस चीज़ की जरूरत है। जैसे मैंने प्रोडक्ट में बताया था आपको, उस उनकी एक्चुअल वैल्यू का तो पता ही नहीं होना चाहिए। एक्चुअल वैल्यू पे तो काम करना नहीं, हमें बस पता होना चाहिए कि उनमें चेंज कितना हुआ है। क्यों? उनके प्रोडक्ट से में उनका रेशो पता लग जाएगा, तो उसमें भी चेंज बता देंगे। क्यों? जो अपना परसेंटेज होती है वो क्या होती है? उसकी कोई यूनिट नहीं, रेशो की भी कोई यूनिट नहीं। तो उसी प्रकार हमें क्या चाहिए? बस रेशो चाहिए परसेंटेज के लिए। तो प्रोडक्ट में तो वैसे ही रेशो आ जाएगा, प्लस में रेशो क्यों नहीं आएगा? प्लस में रेशो क्यों नहीं आएगा? क्यों? हमें उसकी वैल्यू पता नहीं होगी। देखो कैसे, जैसे मैं कह दूं एक बंदे का एक्सपेंडिचर व्यय है और सेविंग है, इसका एक्स रुपये एक्सपेंडिचर है, वाई रुपये सेविंग है, तो इनकम कितनी होगी? एक्स प्लस में वाई, एक्स प्लस में वाई। तो एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा? इनकम एक्स प्लस वाई होगी। अब मैं कहता हूँ जी एक्सपेंडिचर को 10% बढ़ा दिया, एक्सपेंडिचर को 10% बढ़ा दिया, तो 1/10, 10 से कितना हो गया? 11। एक्स कितना हो गया? 10 से 11। अब मैं कह दूँ वाई को 20% बढ़ा दिया, तो 20% 1/5, तो 5 से कितना हो गया? 6। तो अब जो अपनी इनकम कितनी हो जाएगी? इतनी। इनकम कितनी होगी? इतनी। क्यों? एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, अभी भी इनकम इतनी है। पहले इनकम कितनी थी? एक्स प्लस वाई। पहले इनकम कितनी थी? एक्स प्लस वाई। इंक्रीज कितना हुआ? अब ये पूछेगा ना इनकम में टोटल चेंज कितना आया, तो इंक्रीज कितना हुआ? वही एक्स का 1/10, 10% बता था ना, तो x/10 प्लस में y/5, ये इंक्रीज हुआ किस पे? एक्स प्लस वाई पे। किस पे इंक्रीज हुआ? एक्स प्लस वाई पे। अब यहाँ से क्या आएगा? 5x प्लस में, या फिर ये कर लो x प्लस में 2y अपॉन के 10x प्लस में y। तो क्या देखो x प्लस में 2y और x प्लस में y क्या कुछ को मना रहा है? क्या परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते ना। तो अभी देखो किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी हमें, इसमें हम किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? तो x y और यहाँ पे x प्लस 2y में, x प्लस 2y में और यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, तो हमें इन दोनों की वैल्यू चाहिएगी। और उन्हीं का क्या चाहिएगा? रेशो पे भी काम कर सकते हैं। वो रेशो पे कैसे कर सकते हैं? और वैल्यू क्यों चाहिएगी? आपको पता लग गया ना वैल्यू क्यों चाहिएगी? क्यों? क्योंकि नीचे यूनिट सेम नहीं आएगी, क्या पता क्या वैल्यू आ जाए। तो अगर हमारे पास एक्चुअल वैल्यू होगी तो हम चेंज निकाल सकते हैं। अभी ये मान लिया एक्सपेंडिचर और सेविंग। अपना एक्सपेंडिचर है भाई
₹200। एक्सपेंडिचर कितना है 200, सेविंग कितनी है 100, सेविंग कितनी है 100। ये 10% बता दो कितना बच गया 20 बच गया। ये अगर 20% बता दो ये भी कितना बच गया 20। पहले इनकम कितनी थी अपनी 100 + 200 300। अब इनकम कितनी होगी, ये 200 से 20 बढ़ा 220, ये 120 तो कितना हो गया 340। अब इनकम कितनी है 340, इंक्रीज कितना हुआ 40 का किस पे 300 पे इंटू में 100, इतने % इंक्रीज हो गया इनकम में, हमने निकाल दिया। अब देखो क्या चीज़ थी, थर्ड चीज़ क्या है, हमें क्या चाहिए बस रेशो। वो रेशो क्यों चाहिए, अब इसका रेशो क्या आएगा 200 और 100 का, 200 और 100 का रेशो क्या आएगा 2 और 1 क्या आएगा 2 और 1। तो मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू कॉमन है, हमें नहीं पता क्या है। तो 2x रेशो 1x, ठीक है। अभी देखो इसको 10% बताया, 2x का 10% क्या होगा x/5, इतना इंक्रीज हो गया। अब 1x का तो ये कितना हो जाएगा 3x, या फिर मान लो x कोई कॉमन था, रेशो पे तो हम किसी चीज़ से गुणा कर सकते हैं, किसी चीज़ से भाग कर सकते हैं। तो हम इस 2:1 को 200x रेशो 100x मान लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा टोटल 300x, ठीक है। अब 200x पे इंक्रीज करते हैं 20%, तो कितने का इंक्रीज होगा 10% इंक्रीज था ना, तो 20x। इस पे कितने का इंक्रीज होगा, इस पे भी 20x। किसका इंक्रीज होगा 20x का। टोटल इंक्रीज कितना हुआ 40 का, किस पे हुआ 300x पे। 40x का इंक्रीज कितने पे 300x पे, तो x से x कट जाएगा, तो हमें क्या पता लग गया x से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, तो हमें क्या चाहिए बस रेशो, हमें क्या चाहिए बस रेशो। अगर इसका एक फॉर्मूले में आपको देखना है तो क्या करो, अब एक्सपेंडिचर का मैंने 10% बताया, 10% को आप A%, B% कुछ भी लिख सकते हो। तो अगर एक्सपेंडिचर ई था उसका 10%, 11/10। इंक्रीज कितना हुआ 1/10। सेविंग इंक्रीज कितनी हुई 20%, तो S/5। पहले इनकम कितनी थी, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, तो ये क्या आ गया 100%, ये क्या आ गया 100%। अब हमें पता लग गया था क्या, एक्सपेंडिचर और सेविंग की अगर हमें एक्चुअल वैल्यू पता लग जाए तभी हम क्या कर सकते हैं, इसका एक्चुअल चेंज निकाल सकते हैं। क्यों, ऊपर और नीचे रेशो सेम नहीं है, ठीक है। अभी हमें रेशो ही क्यों चाहिए, ऊपर क्या है ई, ऊपर क्या है ई, यहाँ पे क्या है एस, और यहाँ पे भी क्या है ई प्लस में एस, मतलब ऊपर भी ई है और एस है, यहाँ पे भी ई और एस है। अगर इनमें से कुछ भी कॉमन आता होगा तो वो चीज़ कट जाएगी, परसेंटेज निकालते वक्त अगर कुछ कॉमन आता होगा तो वो चीज़ें कट जाएगी। जैसे मैं कह दूँ ई है भाई एक्स के, और ये क्या है एस क्या है वाई के, तो यहाँ पे भी क्या होगा एक्स के, और यहाँ पे ये क्या होगा वाई के, तो के कॉमन आ गया, के से के कट गया, के से के कट गया। तो जो चीज़ कॉमन आ रही है मतलब एक्चुअली में हम रेशो निकाल रहे हैं। क्यों, जो चीज़ कॉमन आ जाती है काटने पर क्या आ जाता है रेशो। तो एक्चुअली किस पे काम करना है रेशो पे, बस। अब इसको निकालने के 3-4 तरीके हैं, आपको यहाँ पे बताऊंगा, और क्वेश्चन में केवल बेस्ट तरीका अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। देखो पहला क्या तरीका है अपना बेसिक, क्या चीज़ है, जैसे मैं कह दूँ भाई कोई वैल्यू है एक्स और वाई, इसका रेशो कितना है 2:3। एक्स और वाई है उसका रेशो कितना है 2:3। इससे एक वैल्यू बन जाती है इनके जोड़ से जेड, क्या बन जाती है इनके जोड़ से जेड, तो वो उसका रेशो, इन तीनों का रेशो क्या आ जाएगा 2:3, और वो बन जाएगी रेशो 5 में, ठीक है। अब ये कहता है जी एक्स को 20% बता दिया, एक्स को 20% बता दिया, वाई को 30% बता दिया, तो एक्स में कितना, ये पूछेगा जेड में कितना इंक्रीज आया, जेड में कितना इंक्रीज आया। एक्स को 20% बताया तो 2 का 20% क्या होगा 2/5। अब वाई को 30% बताया तो 3 का 30% क्या होगा उसका 3 का 3/10। तो अब इंक्रीज कितना हो गया टोटल, यहाँ पे 2 से गुणा कर दो 10 हो जाएगा नहीं, 4 और 3 × 9 13/10। टोटल इंक्रीज कितना हो गया 13/10 का, किस पे इंक्रीज हो गया 5 पे, किस पे इंक्रीज हो गया 5 पे, तो 5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1/5 इंटू में 100%,
तो कितना हो गया, टोटल इंक्रीज कितना हो गया 26%। अगर x को 20% और y को 30% बताओगे तो इसका जोड़ था जो z, उसमें कितना इंक्रीज होगा टोटल 26% का। ठीक है, अब हम बेसिक से नहीं चलेंगे, बेसिक तो रेयरली यूज होता है। मेन चीज है अपना ये चीजें, रेशो, फिर क्या आ गया, एलिगेशन, डेविएशन, एवरेज। एवरेज इज बेसिक, जो हमने बेसिक से किया ना वही चीज़ एवरेज है। काउंट कर लो और टोटल निकाल दो। एवरेज को आप डेविएशन से भी निकाल सकते हो, एलिगेशन से भी निकाल सकते हो, और इस बेसिक से भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम काम किस पे करेंगे, रेशो, एलिगेशन और डेविएशन पे। अब देखो ये क्या चीज़ें हैं। अगर मैं ये कहता हूँ एक बंदे क्या इनकम और सेविंग, एक बंदे की सेविंग और एक्सपेंडिचर ले लेते हैं। सेविंग और एक्सपेंडिचर का जो रेशो है 5:3 है, तो इनकम क्या हो जाएगी 8। इनकम क्या हो जाएगी 8। ठीक है, इनकम क्या हो जाएगी 8। अब वो कहता है जी उसकी सेविंग को भी 50% बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया 50%। इनकम को कितना बढ़ा दिया 10%। इनकम को कितना एक्सपेंडिचर को कितना बढ़ा दिया 10%। इसको 50% बढ़ा दिया, इसको 10% बढ़ा दी। अब ये बताओ जी इसमें कितने परसेंटेज चेंज आया, इसमें कितने प्रतिशत चेंज आया। अब हम किस पे काम करेंगे, रेशो पे। किस पे काम करेंगे, रेशो पे। तो इसको मान लो 500, इसको मान लो 300। अगर वो 500 का तो 300 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 800। अब 500 का 50% क्या होगा 250। इंक्रीज कितना हुआ 250 का। अब 300 का 10% क्या होगा 30। इंक्रीज कितना हुआ 30। अब टोटल इंक्रीज कितना हो गया 280। टोटल इंक्रीज कितना हो गया 280। किस पे हो गया 800 पे। तो इंटू में 100%, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से कटा 35% का क्या जाएगा टोटल चेंज। 35% का क्या जाएगा टोटल चेंज। तो रेशियो के लिए क्या करना है, जो ये वैल्यू है उसको ऐसा बना लो कि जो इस वैल्यू से कट जाए, इस वैल्यू से कट जाए। लेकिन अगर वो ऐसी चीज दे दे, अगर वो ऐसी वैल्यू दे दे जो आपको फ्रैक्शन पढ़ा था ना आपने कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार से आपको दे सकता है। ठीक है, अब देखो इंटीजर में दे दिया तो आप आसानी से निकाल सकते हो 100 मान के। क्यों, इंटीजर में तो आसानी से वो 0 से 0 कट जाएगी परसेंटेज की। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, वो कहते भाई इसको 16/2/3% बढ़ा दिया, इसको 14/2/7% बढ़ा दिया। इनकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6 और इसकी 1/7। अभी देखो अगर इसको 1/6 बढ़ाना है, 1/6 बढ़ाना है तो 5 के गुणा में 6 कर दूंगा तो 6 से कट जाएगा ना वो। हाँ, उसी प्रकार 3 को 1/7 बढ़ाना है तो उसके गुणा में 7 कर दूंगा तो कट जाएगा वो। तो मैं क्यों ना इस पूरे के गुणा में 42 कर दूं। रेशो क्या है, रेशो किसी से मल्टीप्लाई करो किसी से डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या मान लिया इन नंबर्स को, इंटू में 42, इंटू में 42, इंटू में 42। ठीक है, अभी देखो इसको 1/6 बढ़ाना है तो 6 से कट के कितना आएगा 7×5 = 35। तो इसमें इंक्रीज कितना हो गया प्लस का 35। अब इसको कितना बढ़ाना है 3 × 42 को 1/7, तो 7 से 42, 6 × 18। इसमें कितने का इंक्रीज हो गया 18। टोटल इंक्रीज कितना हो गया 53। कितने पे 8 × 42 पे, इंटू में 100% क्या आ जाएगा अपना आंसर। इतने परसेंट क्या आ जाएगा अपना आंसर। रेशो से सीख लिया, रेशो पे परसेंटेज पे दोनों प्रकार से दे सकता है। अगर स्टैंडर्ड वो मतलब इंटीजर्स दे दे, इंटीजर की कोई भी वैल्यू हो कुछ भी हो, अगर वो दे दे तो आप आसानी से 0 0 लगा दो, 100 के साथ गुणा कर दो। लेकिन अगर फ्रैक्शन में वैल्यू दे दे, अगर फ्रैक्शन में परसेंटेज दे दे तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी उससे गुणा कर दो। रेशो को तो किसी से डिवाइड करो किसी से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उससे गुणा कर दो, आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, इसके साथ अब दूसरी चीज क्या आती है एलिगेशन और एक डेविएशन। ठीक है, देखो एलिगेशन क्या होता है, वही चीज होती है जैसे मैं कहूँ भाई रेशो था अपना 3:5,
इसको सेविंग रेशियो एक्सपेंडिचर 3:5, तो इनकम क्या हो जाएगी 8। ठीक है, अभी देखो अगर वो कहता है जी इसको मैं 50% बढ़ाता हूँ, इसको मैं 30% बढ़ाता हूँ, दो इंक्रीज हो गए 50% और 30%, तो आप लिख लो ये कितने का इंक्रीज है 50% का, यहाँ पे कितने का इंक्रीज है 30% का। ओवरऑल पूछा है वो कहाँ आएगा, यहाँ पे रेशो क्या है 3:5, रेशो क्या है 3:5, ओवरऑल क्या आएगा बीच में, और बीच में जो वैल्यू आएगी इससे छोटी होगी इससे बड़ी होगी, मतलब एक वैल्यू से छोटी होगी एक से बड़ी। यहाँ पे 50 बड़ा है तो 50 से छोटी होगी और 30 से बड़ी होगी, डेफिनेटली होगी, अगर नहीं आई तो मतलब आपका आंसर गलत है। ठीक है, 50 से छोटी होगी 30 से बड़ी होगी। अब देखो कैसे निकाले, हाँ ये थोड़ा हाँ इसे शाम में चलेगा। देखो थोड़ा एलिगेशन अगर आपको पूरा नहीं आता होगा तो यहाँ पे बस देख लो क्या क्या करना है, और जब एलिगेशन होगा कंप्लीटली सीख लेना। इनका सम और इनका डिफरेंस, इनका सम और इनका डिफरेंस वो क्या होगा बराबर, इनका सम और इनका डिफरेंस वो क्या होगा बराबर। इनका सम कितना है 8, 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनका डिफरेंस 20, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2, तो 3 की वैल्यू क्या आएगी 15/2, 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 25/2। तो इनमें से एक चीज़ कर लो, अगर मैंने यहाँ पे x माना तो 50 से छोटा था, तो 50 माइनस एक्स क्या होगा 25/2, या फिर कह लो ये x था तो x 30 से बड़ा होगा, तो x माइनस 30 क्या होगा 15/2। यहाँ लिख देता हूँ, तो क्या होगा 50 माइनस एक्स या x माइनस 30 लिख लो, x माइनस 30 15/2, तो 30 माइनस था तो उस तरफ जाके प्लस में, 30 दूनी 60 और 15 75/2, तो ओवरऑल कितना इंक्रीज आ गया 75/2%। ओवरऑल कितना इंक्रीज आ गया 75/2%। ठीक है, अब इसमें और क्या दे सकता है ये, वो कहतेगा भी मैंने एक चीज़ को 50% बढ़ाया, ठीक है, उसके एक्सपेंडिचर को 50 बढ़ाया, उसकी सेविंग को 20% बढ़ाया, ठीक है, उसकी इनकम में आ गया भाई 25% का चेंज। मैंने बताया था एक से बड़ा हुआ एक से छोटा, ठीक है, उसकी इनकम में कितना चेंज आ गया 25%। ठीक है, तो अभी क्या था एक्सपेंडिचर को 50%, इसको 20%, इनकम कितनी बढ़ी 25%, इनकम कितनी बढ़ी 25%। तो 25 माइनस 20 क्या होगा 5, 25 माइनस 20 क्या होगा 5, 50 माइनस 25 क्या होगा 25, 50 माइनस 25 क्या होगा 25, तो रेशियो क्या आ गया 1:5। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का इसका सेविंग का रेशियो क्या था, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या था 1:5। अब मैंने क्या बताया था इनका डिफरेंस और इनका सम क्या होगा बराबर। देखो इसका डिफरेंस कितना है 30 का, और इनका सम भी कितना था 30 का, इनका सम भी कितना था 30 का। क्यों, यहाँ से देखो घट रहे हैं ना, यहाँ से क्या हो रहा है घट रहे हैं। ठीक है, तो इनका डिफरेंस और इनका सम क्या होगा बराबर। लेकिन अब यहाँ से ये रेशो था तो रेशो को सिंप्लीफाई करने से थोड़ी सी वैल्यू अलग आ जाती है, थोड़ी सी वैल्यू अलग आ जाती है, और एक्चुअल निकालनी है तो हमें इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ गया डेविएशन, सबसे ज़रूरी चीज़। अब मैंने कहा जी 5:3 में था, इसको 50% बढ़ाया, इसको कितना बढ़ाया 30%। ठीक है, अब ये बताओ जी इनकम में क्या चेंज आया, टोटल में क्या चेंज आया। अगर इसको 50% बढ़ाया, इसको 30% बढ़ाया, तो टोटल कितना है 8, टोटल कितना है 8। ये देख लो इनमें से छोटा कौन है, मान तो आप कुछ भी लो, कोई भी वैल्यू मान लो कि इतना बड़ा है, लेकिन हम ये देख लेते हैं इसमें छोटा 30 है, तो ये बढ़ गया कितना, ये मान लेते हैं ओवरऑल 30% बढ़ गया, ओवरऑल 30% बढ़ गया। अब देखो जो 3 था वो 30% बढ़ गया, 5 था वो 30% के साथ और कितना बढ़ा 20%, और कितना बढ़ा 20%, मतलब 5 भी 30% बढ़ा, 3 भी 30% बढ़ा, तो 8 कितना बढ़ गया 30% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 8 क्या 30% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक्स्ट्रा कितना बढ़ा 20%, एक्स्ट्रा कितना बढ़ा 20%, वो किसका 5 का 20% था जो वो एक्स्ट्रा बढ़ा। लेकिन हमें तो ओवरऑल बताना है, तो ओवरऑल 8 में बटेगा, वो ओवरऑल 8 में बटेगा कि भाई ओवरऑल सबके पास कितना था बराबर था ना,
तो सबके पास कितना कितना जाएगा, तो 8 में बटेगा कितना आएगा, 4 से 2, 4 से 5, 25/2 तो 12.5 और 30 इंक्रीज हो चुका था। ओवरऑल कितना चेंज आएगा, 42.5%। ओवरऑल कितना चेंज आएगा, 42.5%। अभी और तरीका देखो, डेविएशन एक ऐसी चीज़ है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और जितने तरीक़ों से चाहो उतने तरीक़ों से कर लो। तो ओवरऑल कितना बन गया अपना, इनकम है जो 8, ठीक है। अभी मैंने कहा डेविएशन है, कुछ भी मान लो, डेविएशन में कोई भी मान लो कि इतना % चेंज आ गया। अब 50 मान लो, कितना चेंज आया, 50%। 50% बढ़ा, 3 30 ही बढ़ा, तो मतलब इसको 20% और देना पड़ेगा, तो 20% माइनस भी करना पड़ेगा। 3 भी 50% बढ़ा, 5 भी 50% बढ़ा, तो 8 50% तो बधा ही बधा, कन्फर्म है ये 50% तो बधा ही बधा। लेकिन हमने एक्स्ट्रा दे रखा था तो ये माइनस करना पड़ा। अब माइनस कितना करना पड़ेगा, 3 का 20% जाएगा किसमें, सभी में इक्वल। तो 2 से 5 ये कितना आ गया, 15/2 तो 7.5 क्या कर दो माइनस, 50 में 7.5 गए, 42.5% क्या आ गया आंसर, 42.5% क्या आ गया आंसर। अब और चीज़ क्या है, अब 30-50 मान लिया, आप ऐसा करो 40 मान लो, क्या करो 40 मान लो। आप क्या करो, मान लो कि 40% बढ़ा टोटल, ठीक है। तो ये 40 से कितना ज़्यादा है, 10%, तो ये एक्स्ट्रा है ना, 40% तो बधाई है, तो 40 से कितना ज़्यादा है 10%, तो 5 दाई 50 ज़्यादा है, और ये 40 से कितना कम है, 10 कम है। 10 कम है तो 3 पे कितना होगा, 30 कम होगा, और वो किस में बटेगा, सब में। किस में बटेगा, सब में। तो क्या हो गया, 20/8 प्लस का है ना, तो प्लस 20/8, 4 से 2, 4 से 5 तो 2.5% और इंक्रीज, तो 40 माना था, तो 40 प्लस में 2.5 क्या होगा, 42.5% क्या होगा आंसर, 42.5% क्या होगा आंसर। हाँ, अभी कंप्लीटली हर एक चीज़, हर एक डिटेल, हर एक सब कुछ नहीं बता रहा, क्यों, यहाँ पे क्या है परसेंटेज। ये परसेंटेज क्या आ सकती है, फ्रैक्शन में भी आ सकती है, तो डेविएशन में भी आप फ्रैक्शन में लगा सकते हो, लेकिन वो चीज़ मैंने केवल रेशो में बताई। हाँ, क्यों मैंने बताया है परसेंटेज क्या है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से आप क्या क्या कर सकते हो, रेशो भी। तो तीनों चीज़ ही क्या है, सेम है, तो किसी चीज़ पे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अप्लाई करने में प्रॉब्लम आएगी। तो मैं आपको बेस्ट तरीके बताऊंगा, और यहाँ पे बस आपको ये बता दिया कि कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे की जा सकती है। तो कंप्लीट डिटेल के लिए क्या कर सकते हो भाई, ये फ्रैक्शन है ना, ये परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो, तब भी चेंज निकल सकता है। और ये परसेंटेज है तो इसको रेशो में भी चेंज कर सकते हो, उससे भी आंसर निकल सकता है। यहाँ पे क्या है, रेशो है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, परसेंटेज में चेंज कर सकते हो, जो चाहो वो चेंज कर सकते हो। हाँ, लेकिन कंप्लीट डिटेल में अभी नहीं बता रहा, क्यों। और ये तीनों चीज़ डेविएशन में भी हो सकती है, एलिगेशन में भी हो सकती है, एवरेज में भी हो सकती है, रेशो में भी हो सकती है, और बेसिक में बचा बेसिक में भी हो सकती है। तो टोटल अगर हम तरीके निकालने लग जाएं, तो अगर ये 3 या 9 और 5 तरीकों से, तो 45 तरीकों से एक क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। 45 तरीकों से एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, लेकिन बेस्ट तरीका तो कोई एक होगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो बताई हैं, और उस पर ही काम करना है, ठीक है। तो देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है और उसकी बचत 12% बढ़ जाती है, ठीक है, और उसका व्यय 18% बढ़ जाता है। तो देखो अभी क्या दे रखा उसने, अपनी आय का 80% खर्च करता है, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, मतलब अगर उसकी आय 5 है तो खर्च कितना करता है 4। अगर उसकी इनकम 5 है तो खर्च कितना करता है 4, तो सेविंग कितनी होगी 1। सेविंग कितनी होगी 1। अब उसकी बचत 12% बढ़ जाती है, अब उसकी बचत 12% बढ़ जाती है। इसमें कितना इंक्रीज हुआ 12% का, कितना इंक्रीज हुआ 12% का, और वह 18% बढ़ जाता है। जो उसका एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ जाता है 18%, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको तीनों तरीके से करके दिखाऊंगा, उसके बाद जो बेस्ट होगा उस पर चलेंगे, ठीक है। तो देखो पहला चीज़ क्या थी, रेशो। किस पे काम कर सकते हो, रेशो पे। आप मान लो वो 400, 100 और 500 है, तो उसका 400 का 18% 72, कितना इंक्रीज हुआ 72 का। 100 का 12% 12, तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ 84 का, किस पे 500 पे। तो इंटू में 100%, 0 से 0, 84/5 क्या आएगा
नीचे भी गुणा में 2 कर दो, ऊपर भी गुणा में 2, तो 168, तो 16.8 क्या होगा आंसर। ठीक है, अब ये रेशो से हो गया। सेकंड चीज क्या थी, एलिगेशन। सेकंड चीज क्या थी, एलिगेशन। अपना 18% और 12% का इंक्रीज है, रेशो क्या है 4:1, तो इनका जो सम है और इनका जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सेम। इनका सम और इनका डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। बीच में एक वैल्यू आएगी जो 12 से छोटी होगी और 18 से छोटी होगी जो 12 से बड़ी होगी। तो इनका सम कितना है 5, उसकी वैल्यू क्या होगी 6%। तो एक की वैल्यू क्या आ गई 6/5%। तो 18 में से x घटाओगे 6/5, तो 18 - 6/5 क्या होगा x%। तो 18 में से 6/5 मतलब 1.2 गया, कितना आ गया 16.8। 16.8। थर्ड चीज क्या थी, डेविएशन। डेविएशन के लिए क्या करो, कोई भी वैल्यू मान लो, कोई भी वैल्यू मान लो। मान लिया 12% बढ़ा, कितना बढ़ा 12%, तो 4 भी 12% तो बढ़ रहा है, तो 5 भी 12%, तो टोटल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक भी 12% बढ़ रहा है, ये भी 12%, एक्स्ट्रा कितना है 6%, किसका 4 का, देना किसको है 5 को। तो 24/5 क्या होगा 4.8, तो 12 + 4.8 क्या होगा 16.8। सुरभि स्पेंड्स 75% ऑफ हर इनकम। ठीक है, सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और बचत में 1% की कमी होती है, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि है। ठीक है, देखो वो अपनी आय का 75% खर्च करती है, तो एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम। 75% 3/4, तो इनकम 4 है तो खर्च कितना करती है 3, तो सेविंग क्या होगी 1। सेविंग क्या होगी 1। अब उसकी आय में 20% की वृद्धि, जो उसकी इनकम है उसमें कितनी वृद्धि 20%, और उसकी बचत में 1% की कमी, उसकी बचत में 1% की कमी हो जाती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो उसके व्यय में वृद्धि बताओ, उसके व्यय में वृद्धि बताओ। व्यय में कितनी वृद्धि होगी भाई, एक्सपेंडिचर में क्या चेंज होगा, ये बताना कि एक्सपेंडिचर में क्या चेंज होगा। देखो 20 चौका 80, इंक्रीज क्या होगा 80। अब ये 20 चौका क्यों करोगे आप, इसको 400 मान लो, इसको 100 मान लो, इसको 300 मान लो, लास्ट में 100 से 2 जीरो कट जानी है, तो बस जीरो को मानते ही नहीं, जीरो को हम मानते ही नहीं, बस सीधा कर लेते हैं। ये 20% इंक्रीज है तो 20 चौका 80, ये 1% डिक्रीज है 1 पे, तो -1 अपॉन के टोटल कितना था, किस पे इंक्रीज निकालना है 3 पे। हाँ, अब ये गड़बड़ है, देखो हाँ क्या कह रहा है, टोटल इंक्रीज कितना हुआ। ये चीज़ और मैं बता देता हूँ तीनों तरीकों से। हाँ, क्यों ओवरऑल में दे रखा है और उसमें मैंने बताया नहीं ना, तो इसमें और बता देता हूँ। रेशो मान लो, रेशो क्या था, ये 300, ये 100, तो ये कितना हो जाएगा 400। ओवरऑल 20% इंक्रीज, तो 20% क्या होगा 400 का 80, तो ओवरऑल 80 का इंक्रीज है। इसमें कितना डिक्रीज है 1%, तो 1 का, इसमें 1 का डिक्रीज है और ओवरऑल 80 का इंक्रीज है, तो इसमें कितने का इंक्रीज हुआ होगा 81 का। जब इसमें 81 का इंक्रीज हुआ होगा, एक डिक्रीज होके ये किसके बराबर आ गया होगा 80 का इंक्रीज के, तो इसमें कितने का इंक्रीज हुआ होगा 81 का। 81 का 300 पे इंक्रीज इंटू में 100%, तो 3 से कटा कितना आ गया 27%, कितना आ गया 27%। सेकंड तरीका क्या था अपना, डेविएशन। नो, सेकंड क्या था एलिगेशन। अब एलिगेशन से कैसे करें, अपना रेशियो कितना है, ओवरऑल कितना इंक्रीज है 20 का, उसमें सेविंग में कितना डिक्रीज है, एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम। ठीक है, अब ये लिखने के लिए इनका रेशियो क्या था 3:1। ठीक है, रेशियो नीचे लिखेंगे 3:1, इसमें 1% का डिक्रीज, इसमें 1% का डिक्रीज, ओवरऑल 20% का इंक्रीज, ओवरऑल 20% का इंक्रीज। अब देखो यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, वो 20 से ज़्यादा हो गया कम हो गया, ये बता दो 20 से ज़्यादा हो गया ना, क्यों -1 तो 20 से कम है, तो वो वैल्यू 20 से ज़्यादा होगी। क्यों, एक वैल्यू 20 से कम और एक वैल्यू 20 से ज़्यादा होगी, क्यों ये 20 की वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, जो छोटा है, या फिर ये कह लो इनका
डिफरेंस लेना आपको, 20 और -1 का क्या लेना है, डिफरेंस। तो 20 में से अगर -1 घटाओगे तो 20 + 1 21 हो जाएगा ना। हाँ, अब ये माइनस या डिक्रीज उसको हमेशा याद रखना। अगर वो कह दे 1% डिक्रीज है, डिक्रीज का मतलब क्या है, माइनस है। तो 20 - 1 क्या हो गया, 21। क्या आ गया यहाँ पे, ये 21। तो 3 का कितना गुणा हो गया, 7। तो ये भी कितना होगा, 7%। अब ये बता दो वो 20 से ज़्यादा होगा या कम होगा, ज़्यादा होगा ना। तो 20 और 7 27, 20 और 7 27, या फिर कह लो x% था वो, अगर वो ज़्यादा होगा तो -20%, किसके बराबर आ गया, 7% के। किसके बराबर आ गया, 7% के। तो x किसके बराबर आ जाएगा, 27% के। ठीक है। थर्ड चीज़ क्या थी, डेविएशन। थर्ड चीज़ क्या है, डेविएशन। डेविएशन के लिए आप कोई भी चीज़ मान लो, भाई ये मान लो टोटल 20% इंक्रीज हुआ है। टोटल क्या हुआ है, आप दे रखा है। हाँ, अगर अपने को टोटल दे रखा है, अगर अपने को टोटल दे रखा है तो अभी क्या करना है कि भाई वो वैल्यू भी, ये वैल्यू में जो चेंज आया उसके ऊपर ये वैल्यू में जो चेंज आया उसमें से टोटल करने पर क्या आया, टोटल 20% का चेंज आया। अगर मैं ये मानता हूँ कि टोटल 20% का चेंज है तो उतना ही चेंज है, तो ओवरऑल चेंज अपना जो डेविएशन आएगी वो कितनी आएगी, 0। अगर ओवरऑल चेंज 20% ही हुआ है तो मैं डेविएशन निकालूंगा, वो कितनी आएगी, 0। ठीक है। तो अगर ओवरऑल 20% का चेंज है, इसमें कितना है, -1 का, तो इससे कितना ज़्यादा है, -1 से कितना ज़्यादा है, 21 ज़्यादा ना। जो 20% है -1 से 21 ज़्यादा है, तो इसमें से कितना कम ले रखा है, 21। इसमें से कितना कम ले रखा है, 21%। ठीक है। अब इसमें देखो, अगर इसमें से -21 है तो उसमें क्या लेना चाहिए, +21। उसमें क्या लेना चाहिए, +21। कितने पे, 3 पे। आएगा कितना, प्लस में 7%। तो 20 + में 7% कितना आ जाएगा, 27%। लास्ट वाली चीज़ आपको समझ नहीं आई होगी, देखो दोबारा बताता हूँ। ओवरऑल चेंज हमें दे रखा है कितना, 20%। ओवरऑल चेंज कितना दे रखा है, 20%। तो हमें मानने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, 20% है। और उसी चेंज पे क्या होगा, डेविएशन कितनी आएगी, 0। डेविएशन क्या आनी चाहिए, 0। ठीक है। डेविएशन 0 क्यों आएगी, अगर आपको ये नहीं पता तो देखो, अगर मैं ये कहता हूँ भाई 1:2 में दो चीज़ें हैं, ओवरऑल 3 बना रहा है, इसमें भी 10% का चेंज है, इसमें 20% का चेंज है, तो 40/50/3 आएगा, 30/60 90 कर देता हूँ, 40 दूनी 80 90। ठीक है, इसको 40% का चेंज कर देते हैं। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, मैं एक वैल्यू मानता हूँ, क्या वैल्यू मानता हूँ भाई, 30% कितना इंक्रीज हुआ, हमने एक वैल्यू मान ली कितनी, ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ होगा, 30%। तो ये 30% से कितना कम है, 20। तो 20 से कम 20, और ये 30% से कितना ज़्यादा है, 10। तो 10 दूनी 20। तो ओवरऑल डेविएशन कितनी आई, 0। ओवरऑल डेविएशन कितनी आई, 0। तो 30 में से जो हमने माना था उसमें कितना ऐड करना है, कितना माइनस करना है, 0। तो 0 माइनस करना, तो यही क्या था, ओवरऑल चेंज। तो ओवरऑल चेंज पे डेविएशन क्या आएगी, 0। मतलब उससे ना ही उस तरफ है ना ही उस तरफ है, एग्जैक्टली 30 ही वही नंबर है जो सबके पास बराबर है, जो सबके पास है बराबर है। तो उसी प्रकार अब मैं ये कहता हूँ ओवरऑल चेंज कितना है, 20%। ओवरऑल चेंज 20% है, इसके पास कितनी कमी है, इसके पास कितनी कमी है, 20 और 1 21। क्यों, वो 20 भी कम है और -1 में है, तो कितनी कमी है, 21 की। इसके पास 21 की कमी है, 1 के पास 21 की कमी है, 1 के पास, तो टोटल इतने की कमी है इसके पास। अब ये कमी कहाँ से पूरी हुई, ओवरऑल तो हमारा 20% ही चेंज हुआ ना, टोटल में 1 में भी चेंज हुआ और 3 में भी, ओवरऑल इतने % चेंज हुआ। तो 21% और इंटू में 1% की कमी कहाँ से पूरी हुई, 3 से। तो 3 ने क्या किया होगा, इतना ही प्लस कर दिया होगा, 3 ने इतना ही प्लस कर दिया होगा। 3 में अगर 1 ने 7 दिया होगा, देखो 3 × 7 = 21, मतलब 1 ने 7 दिया होगा तो दूसरे ने भी 7, तीसरे ने भी 7, तो 7 दिया 21। तो 1 में चेंज कितना होगा, 7%। तो अगर मैं यहाँ पे 7% चेंज लिख दूँ तो 7 या 21, और यहाँ पे सॉरी ओवरऑल 20 से कितना ज़्यादा आया होगा, 20 से कितना ज़्यादा आया होगा, 7%। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे 27% लिख दूँ तो 27 या 81 और -1, 81 में से 1 गया 80, तो 80/3 और 1 4। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 20%। ओवरऑल कितना आ जाएगा, 20%। ठीक है। और बाकी मैंने कहा था बेस्ट तरीका क्या होगा इसका,
20 चौका 80, 80 का प्लस हुआ माइनस में 1 अपॉन के, हाँ अब यही तो कहा था ना मैंने, ओवरऑल 80%, यहाँ से कितना आया -1, वहाँ से कितना आया x% मान लो, क्या मान लो x%, तो कितना आया 3x%, ये 1 है इस तरफ आके प्लस हुआ तो ये कितना हुआ 81%, तो 3x की वैल्यू 81, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 27%, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी 27%। मोनिका spends 72% of her income if her income increases by 20% and saving increases by, ठीक है, वो अपनी इनकम का 72% खर्च करती है, तो 72% की फ्रैक्शन वैल्यू 4 से 18 अपॉन के 25, तो अगर उसकी इनकम 25 है तो 18 खर्च कर देती है, तो सेविंग कितनी थी 7, सेविंग कितनी थी 7। इफ इनकम इंक्रीजेज बाई 20, इनकम कितनी इंक्रीज होगी 20%, सेविंग इंक्रीजेज बाई 15, तो सेविंग कितनी इंक्रीज होगी 15%। एक्सपेंडिचर में इंक्रीज बताओ एक डेसिमल प्लेस तक, एक्सपेंडिचर में इंक्रीज बताओ, तो ये बताओ भी इसमें कितना इंक्रीज हो, फिर वो इंटीजर दे दी अपने को, या तो कोई हाँ डेविएशन पे कर लो, डेविएशन पे या सीधा देखो 25 दूनी 50, तो ओवरऑल कितना परसेंट चेंज आया 500%, यहाँ पे कितना 15 था 105, यहाँ पे अगर मैं x% मानूँ तो प्लस में क्या आएगा 18x%, ठीक है। अब x की वैल्यू निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड चीज क्या है, डेविएशन से देखो, अब इसमें कितने का इंक्रीज है 20% का, कितने का इंक्रीज है 20 का, इसमें कितने का है 15 का, तो ये कितना कम है 5 कम है, कितना कम है 5 की कमी है कितने पे 7 पे, तो टोटल इतने परसेंट की क्या होगी कमी, ये कमी किसने पूरी की होगी 18 ने, क्योंकि ओवरऑल तो 20% चेंज है, इसने दे दिया 20% चेंज है, तो ये कमी कहाँ से पूरी होगी 18 से, तो ये 5 7 50 35% की कमी 18 से पूरी होगी, तो 1 से कितनी होगी 35 अपॉन के 18, तो 36 होगा, तो लगभग 2% के बराबर आ गया, लगभग 2% के बराबर आ गया, तो 20 प्लस में 2% क्या होगा 22% के बराबर 21.9%, 21.9%, ठीक है। आपको ये डेविएशन से करना था, और ये अगर एलिगेशन से करना था तो कैसे करोगे, रेशो कितना है 18 और 7 का, इंक्रीज कितना है ओवरऑल 20%, इसमें कितना है 15%, इसमें निकालना है x%, ठीक है। तो 20% में से 15% गया 5, तो 18 की वैल्यू क्या आ गई 5, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 5/18, 7 की वैल्यू क्या आएगी 35 अपॉन के 18, 7 की वैल्यू क्या आएगी 35 अपॉन के 18, और ये 20 से कम है तो 20 से ज़्यादा होगा, तो 20 प्लस में 35 अपॉन के 18, तो लगभग 18 दूनी 36, तो 22% के बराबर आंसर क्या आ गया सी। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में इतने % की वृद्धि होती है, तो ये बताओ जी उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 80% खर्च करता है तो 4 खर्च करता है 5 में से, तो इनकम 5 थी तो एक्सपेंडिचर 4, सेविंग कितनी होगी 1, सेविंग कितनी होगी 1। अभी उसमें सेविंग में कितना इनकम में कितना इंक्रीज है 12%, और एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज है 17.5%। ये बताना सेविंग में इंक्रीज, तो 12 50 60, ओवरऑल 60 का इंक्रीज है, ये क्या है 17 चौक 68, 68 और 4 50 20, तो 2, इसमें 70 का है, इसमें कितने का है x% का, तो इसमें क्या आ गया x, तो x क्या आ गया माइनस का 10%, तो इसमें क्या होगा डिक्रीज कमी, इसमें क्या होगी कमी कितने की 10% की, कितनी कमी होगी 10% की। सोम का प्रारंभिक व्यय और बचत 5:1 में है, जो एक्सपेंडिचर और सेविंग है वो क्या है 5:1 में, तो इनकम क्या होगी 6, उसकी आय में 25% की वृद्धि, जो इनकम है उसमें 25% की वृद्धि हो गई, उसकी बचत में 20% की, जो सेविंग है उसमें 20% की वृद्धि होगी। यदि सोम का वर्तमान व्यय 4,374 है तो उसका प्रारंभिक आय क्या थी, वेरी गुड,
वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने कहा था ना, जब आपके पास कुछ भी ना हो, जब आपको चीज़ें समझ में ना आए, रेशो आपके लिए बेस्ट चीज़ होगी, रेशो आपके लिए बेस्ट चीज़ होगी। ठीक है, करने को आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, रेशो, परसेंटेज, फ्रैक्शन या फिर नंबर कह लो, किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन बेस्ट चीज़ क्या होगी? रेशो। अभी देखो, अगर अपने को क्या चाहिए, अब वाला इनकम, बाद वाली इनकम, उनका रेशो पे काम कर देते हैं, हमें कुछ भी नहीं, कोई वैल्यू, हर एक वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, देखो अगर मैं ये मानता हूँ कि एक्सपेंडिचर 500 था, इनकम कितनी थी फिर? एक्सपेंडिचर 500 था, सेविंग कितनी थी? 100, तो इनकम कितनी होगी? 600। इनकम कितनी होगी? 600। इसमें 25% का इंक्रीज, इसमें 20% का इंक्रीज। ये बता दो मुझे फाइनल क्या होगी? 25% मतलब 1/4, तो 150 का इंक्रीज हो गया। कितना हो गया? 750। इसमें 20% का इंक्रीज, तो कितना हो गया? 120। तो एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा? 750 में से 120 गया, 630। इंक्रीज आ गया 130 का, लेकिन हमें वो चीज़ पूछी नहीं। पूछा क्या है? यदि सोम का वर्तमान व्यय कितना है? 4,347। अगर वर्तमान में वो 4,347 रुपये खर्च करता है, तो उसका प्रारंभिक आय क्या थी? प्रारंभिक आय कितनी थी? 600। तो 600 की वैल्यू बता दो। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? अपॉन के 630। 600 की वैल्यू क्या आ जाएगी? इंटू में 600। तो 0 से 0 गया, एक 0 तो आनी आनी है, सभी में है। अब 63 से काटो, 7 से काटो, 7 से 42, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। 9 से काटो, 9 सत्ता 63, तो 69। 9 से 70 पे जाता ना 630, तो एक कम तो 69। अब 6 नीचे वो लास्ट में 4 आएगा, आंसर क्या आ गया? बी। आंसर क्या आ गया? बी। राजू की आय उसके व्यय से इतने प्रतिशत अधिक है। राजू की आय है जो, उसके व्यय से इतने प्रतिशत अधिक है। 24.44% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 4/9। जो आय है उसके व्यय से कितनी अधिक है? इतनी। तो जो उसका व्यय है, एक्सपेंडिचर है, और उसकी इनकम है, वो क्या होगी? उसके व्यय से 4/9 अधिक। तो इनकम कितनी होगी? 13। तो सेविंग कितनी होगी? 4। सेविंग कितनी होगी? 4। अब क्या कह रहा है? यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि हो, जो आय है उसमें 60% की वृद्धि हो, और उसके व्यय में 70% की वृद्धि हो, इसमें कितने की वृद्धि हो? 70% की, तो उसकी बचत में 12,000 रुपये की वृद्धि होती है। फिर क्या दिया? उसकी बचत में 12,000 रुपये की वृद्धि होती है, तो उसका प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत के बीच का अंतर ज्ञात करो। तो बस अपना काम खत्म। इसको मान लो 900, इसको 400, इसको 1300। ठीक है, अब क्या 60% इंक्रीज है, तो कितना होगा 60% 1300 का? 780। 13 6 78, 780। तो ये कितना हो गया? 2080। अब इसमें 70% का इंक्रीज, तो 70% क्या होगा? 9 7 63, 630, तो 1530। तो अगर 1530 उसका अभी का व्यय है और 2080 वो कमाता है, तो उसने खर्च कितना, सेविंग कितनी की होगी? 2080 में से 1530 गए 550। इंक्रीज पूछ रहे तो कितने का है? 150 का। और पूछा क्या अब इसने? उसकी बचत में 12,000 रुपये की वृद्धि होती है। बचत में 12,000 की वृद्धि कितनी है? 150 की। कितनी है? 150 की। और वो क्या कर रहा है? 12,000 की। पूछा क्या है? उसके प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत के बीच का अंतर। प्रारंभिक व्यय कितना था? 900। प्रारंभिक बचत कितनी थी? 400। अंतर कितना है? 500। वैल्यू किसकी पूछ ली? 500 की। तो 150 से काटो, 0 से 0, 15 से 80 पे, 8 5 40, तो कितना आ गया? 40,000। आंसर क्या आ गया? 40,000। रेनू स्पेंड्स 68% ऑफ हर इनकम। ठीक है, रेनू अपनी आय का 68% खर्च करती है। 68% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 17/25। अगर वो 25 था अपनी आय का, अगर आय 25 थी और वो 17 खर्च कर देती है, तो बचत कितनी होगी? 8 रुपये। ठीक है, अब क्या करिए? अपनी आय में 40% की वृद्धि,
और उसके व्यय में 30% की वृद्धि, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो बचत में निकालना तो डेविएशन से निकाल दो, कितना कम है? 10 कम है, 10 कम है तो -170, तो इंक्रीज उसमें कितना होगा? 170 अपॉन के 8, तो 20 21 सही 1/4, तो 40 और 21 1/4 क्या होंगे? 61 सही 61.25। क्या कुछ गड़बड़ की? 17 8 पे इंक्रीज है तो ठीक है, तो 10 की कमी थी 170, हाँ उस पर ज़्यादा हो जाएगा 8 पे 21.25 ही आना चाहिए। 61.29 दे रखा है, 61.25 मेरे हिसाब में आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं, चलो टोटल क्या हो गया? 25 चौका 100, तो टोटल कितना हो गया? 1000। यहाँ पे अगर x% मान लिया तो 8x, और यहाँ पे क्या होगा? 17 थी, 51 510। अब 1000 में से 510 कितना गए तो कितना हो गया? 490 अपॉन के 8, तो 8 6 48, 8 1 कम 8, तो 2/8 1/4, 61.25 इज दी आंसर। कहीं पे नहीं है, 2 9 को 2 5 कर लो। द मंथली मनीषा की मासिक आय 1,20,000 थी और उसका मासिक खर्च 55,000 था। अगले वर्ष उसकी आय में इतनी वृद्धि हो गई, व्यय में 10% की वृद्धि, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि बताओ। ठीक है, CHSL 2021 देखो, अभी उसने वृद्धि पूछी है, किस में पूछा है? परसेंटेज में। मैंने क्या बताया था? हमें किस चीज़ पे काम करना है? रेशो पे। हमें किस चीज़ पे काम करना है? रेशो पे। तो जो 1,20,000 है 55,000 है, इस पे काम नहीं करना, इसके किस पे काम करना है? रेशो पे। किस पे काम करना है? रेशो पे। देखो अगर 55,000 1,20,000 है तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 5 से कटा वो कितना आ गया? 24, ये 5 से कटा कितना आ गया? 11। तो मनीषा की मासिक आय अगर 24 थी, इनकम अगर 24 थी, एक्सपेंडिचर उसकी, उसका मासिक खर्च कितना था? 11, तो उसकी सेविंग कितनी होगी? 13। उसकी सेविंग कितनी होगी? 13। तो अगर उसकी आय में 22% की वृद्धि होती है, जो इनकम है वो 22% इंक्रीज होगी, और उसके व्यय में 10% की वृद्धि, इसमें कितने की इंक्रीज हो गया? 10%। तो पूछा क्या है? उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि बताओ। फिर डेविएशन से कर लो या फिर सीधा कैलकुलेट कर लो। 22 × 24 क्या होगा? डेविएशन से कर लो, कितना कम है? 12, तो 11 × 12 132 की कमी है इसके पास, तो ये कमी कहाँ से पूरी होगी? 13 ने पूरी की होगी अपने पास से। ठीक है, तो 22 प्लस 132 अपॉन के 13, तो 10 से ही 2/13, तो 32 से ही 2/13, तो आंसर क्या आएगा? 32.15%। साहिल अपनी आय का 87.5% खर्च करता है। यदि उसकी आय में इतने % की वृद्धि होती है और उसके व्यय में इतने % की वृद्धि होती है, तो वर्तमान बचत क्या होगी बताओ। ठीक है, देखो साहिल अपनी आय का इतने प्रतिशत खर्च करता है, 87.5% क्या होता है? 7/8, तो 7 खर्च करता है, 1 सेव करता है। इनकम कितनी थी? 8। इनकम कितनी थी फिर? 8। तो यदि उसकी आय में 11 से 1/9% की वृद्धि होती है, 11 से 1/9 क्या होता है? 1/9। वृद्धि कितनी हुई? 1/9 की उसकी आय में, और उसके व्यय में 14.28%, ये क्या होता है? 1/7। अगर उसमें 1/9 की और उसमें 1/7 की वृद्धि हुई, तो उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत ज्ञात करो। मैंने क्या बताया था? अगर आपके पास फ्रैक्शन में चीजें आ रही हैं, क्या मान लो? रेशो 9 था 63, तो इसके भी गुणाम क्या कर दो? 63। इसके भी गुणाम क्या कर दो? 63। तो इसके गुणाम क्या कर दो? 63। तो एक्चुअल वैल्यू होगी 63 इंटू में 7, 63 इंटू 1, 63 इंटू 8। ठीक है, अब क्या कह रहा है? आय में इतने की वृद्धि, आय में 1/9 की वृद्धि, तो 9 था 63, 7 8 56। आय में क्या वृद्धि होगी? 56 की। फिर व्यय में 1/7 की वृद्धि, 1/7 क्या होगा? 63। अगर उसका एक्सपेंडिचर 63 बढ़ा, इनकम केवल 56 ही बढ़ी, तो सेविंग क्या होगी? डिक्रीज हुई होगी। कितनी? 63 - 56 7। कितनी डिक्रीज हुई होगी? 7। 63 पे
7 का डिक्रीज, तो कितने प्रतिशत डिक्रीज होगा? 1/9, 11 से 1/9%। 11 से 1/9 होना चाहिए, 9 से 1/11 नहीं, 11 से 1/9%। क्या आएगा आंसर? 11 से 1/9% क्या होगा? हाँ, पूछ कह रहा है देन फाइंड इज करंट सेविंग परसेंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। पूछा क्या है वो देखो। देखो क्या पूछा है, फाइंड इज करंट सेविंग परसेंट। अब बताओ जी वर्तमान में कितनी बचत करता है, कितने प्रतिशत की बचत करता है, तो वर्तमान में निकाल लो कितना है। अब ये क्या है, 7 × 63 था, बचत ही निकालनी है तो बचत पे फोकस करो। पहले बचत कितनी थी? 63, अब क्या हो गया? 7 की कमी, तो कितना हो गया? 63 - 7 56। अब बचत कितनी है? 56 की। अब बचत कितनी है? 56 की। इनकम कितनी है? 8 × 63 प्लस में 56, तो 8 × 63 क्या होगा? या फिर 8, ये 56 क्या है? 8 × 7 और वो 8 × 63, तो 63 और 7 70, तो 8 × 70, 8 × 70 क्या होगी उसकी? या फिर कह लो 560, 560 क्या होगी उसकी इनकम। 56 रुपये बचाता है, 560 रुपये उसकी इनकम है। तो क्या पूछा है? वर्तमान बचत प्रतिशत। हमें क्या चाहिए? रेशो, 1:10। 10 में से 1 बचाता है, कितना बचाता है? 10%। कितना बचाता है? 10%। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्यों? इसमें पूछ रखा है करंट सेविंग परसेंट। ये पूछ रखा है क्या? करंट सेविंग परसेंट कितनी है। गीता अपनी आय का 18.18% बचाती है यदि उसके खर्च में इतने % की वृद्धि होती है और आय में इतने % की वृद्धि होती है। बचत कितनी बढ़ जाती है? 9600 रुपये उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करो। हाँ, देन हिज सेविंग इंक्रीजेस। यहाँ पे कितनी नहीं है, यहाँ पे है 9600 रुपये। उसकी बचत 9600 रुपये बढ़ जाती है तो उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करो। ठीक है, वही चीज़ है, निकाल ही देता हूँ चलो मैं। लेकिन ये भी क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर। ठीक है, देखो गीता अपनी आय का 18.18%, तो 2/11 बचाती है। तो 11 में से कितना बचाती है? 2। तो जो उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा? 9, सेविंग 2, तो इनकम कितनी? 11। अब क्या कह रहा है? वह उसके खर्च में इतने % की वृद्धि करती है। तो 2/7 क्या होगा? 1/7, और 20% क्या होगा? 1/5। तो क्या कर दो, पहले ही 35 गुणा में कर दो। या फिर अगर आपने गुणा में करना सीख लिया है, मैंने बताया था ना, आप फ्रैक्शन पे काम करो, परसेंटेज पे काम करो, रेशियो पे काम करो, जिस पे चाहो उस पे काम करो। ठीक है, अब हम ऐसे ही काम करेंगे। ठीक है, देखो यदि उसके खर्च में 14.2/7% की वृद्धि होती है, खर्च 9 है, वृद्धि कितनी हुई? 1/7, मतलब 9/7 का इंक्रीज हो गया। फिर क्या कह रहा है? उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। 20% मतलब 1/5, तो वो कितना इंक्रीज हुआ? 11/5। ठीक है, तो उसकी बचत 9600 रुपये बढ़ जाती है। जो बचत है वो 9600 रुपये बढ़ जाती है। तो उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करो। क्या पूछा है? प्रारंभिक आय ज्ञात करो। देखो अगर इनकम इतनी बड़ी, एक्सपेंडिचर इतना बड़ा, तो ओवरऑल इतना बड़ा, इसमें कुछ एक्स इंक्रीज होके इतना बड़ा। ठीक है, तो 11/5 माइनस में क्या आएगा? 9/7 माइनस क्या आएगा? 9/7। तो 11/5 माइनस 9/7 क्या होगा? 11 × 77, 9 × 50 45। 77 में से 45 गए 32, 32/35। तो x कितना आ गया? 32/35। तो जो सेविंग में इंक्रीज इतना आया 32/35, उसी की वैल्यू क्या है? 9600। उसी की वैल्यू क्या है? 9600। पूछा क्या है? उसका प्रारंभिक आय ज्ञात करो। प्रारंभिक आय कितनी थी? 11। प्रारंभिक आय कितनी थी? 11। 11 की वैल्यू पूछी है, तो 32 से कटा कितने पर? 3 पर। तो 300 × 35, 1 की वैल्यू, 11 की वैल्यू पूछी है। 35 दिया 105। तो अगर मैंने बताया था 11 से गुणा करना, तो आगे आगे जोड़ते जाओ।
या फिर 11 पंजा 55, 11 एकम 11, 11 55 00 इज दी आंसर। ओके, ए की आय बी की आय से 40% कम है। यदि ए की आय में 25% की वृद्धि होती है और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है तो ए और बी की संयुक्त आय में वृद्धि बताओ। ए और बी की संयुक्त आय में मतलब इन दोनों के जोड़ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बस आपको पता है, इसके लिए मेरी रेशियो चाहिए। तो ए की आय बी की आय से 40% कम है। 40% मतलब 2/5। तो बी की आय अगर 5 है तो वो 40% कम कितनी है, 3। वो कितनी है, 3। हाँ, अब क्या कह रहा है, ए की आय में 25% की वृद्धि और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है। तो ए और बी की संयुक्त आय में पूछा है तो ओवरऑल 25 तो होगा ही होगा। आप मान लो ओवरऑल 25% है तो ये कितना ज्यादा है, 15। किस पे, 5 पे। ओवरऑल कितना है, 8। तो 8 पे कितना होगा, 15 50 75। तो 75 अपॉन के 8 क्या होगा, 9 से 3/8। तो 25 और 9 कितना होगा, 34। 34 ही 3/8। तो ये क्या होगा, आंसर क्या आ गया, डी। 34 ही 3/8 की फ्रैक्शन डेसिमल में क्या आ जाएगा, 34.38। एक कॉलेज में 35% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। तो जो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्या है, 35% लड़कियां हैं तो 5 से 7 और ये 5 से 20। तो 20 है तो ये 13 हो गई। तो टोटल स्टूडेंट कितने थे, 20। कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या 2800 है। तो 20 की वैल्यू क्या है, 2800। फिर क्या करा है, 75% लड़के और 85% लड़कियों ने अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की। अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत क्या है, कुल पूछा है तो हमें किस पे काम करना है, रेशियो पे। 2800 को हमें पावी नहीं देना, ठीक है। अब पूछा क्या है, कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या 2800, 75% लड़के और 85% लड़कियों ने अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की। 75% लड़के और 85% लड़कियों ने अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की। तो ये बताओ कुल छात्रों का प्रतिशत कितना था, कुल छात्रों का प्रतिशत कितना था, मतलब इन दोनों के जोड़ में कितना चेंज आया। मान लो 75% है, ये कितना ज़्यादा है, 10%। कितने पे, 7 पे। टोटल कितना था, 20। तो टोटल कितना इंक्रीज हो जाएगा, 3.5%। तो 75 से कितना ज़्यादा, 3.5। तो कितना आ गया, 78.5%। भोजन पर व्यय एक विशेष परिवार की आय का 35% है। यदि आय में 30% की वृद्धि हो जाती है और खाद्य व्यय का कितना प्रतिशत, खाद्य व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए प्रारंभिक प्रतिशत से कम है। देखो क्या है, द एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज 35% ऑफ द इनकम ऑफ ए पार्टिकुलर फैमिली। ठीक है, जो एक्सपेंडिचर है वो 35% है। तो 35% मतलब 7/20। तो जो एक्सपेंडिचर है 7 है, जो इनकम हो कितनी होगी, 20। तो सेविंग कितनी होगी, 13। ठीक है, इफ द इनकम इज रेज्ड बाई 30%, जो इनकम है वो 30% बढ़ी, then how much percent to the ratio of food expenditure is less than the initial percentage. Okay, then how much percentage of food expenditure is less than the initial percentage to keep the food expenditure unchanged. food expenditure कितना रहा, 7। तो इसमें चेंज कितना आया, 0 का। अब भी कितना है ये, 7। एक्सपेंडिचर अब भी कितना है, 7। तो इसमें चेंज कितना है, 0 का। इसमें 30% का चेंज है, ये कितना हो गया, 26। मतलब 6 का इंक्रीज है। कितने का इंक्रीज है, 6 का। तो यही 6 का इंक्रीज कहाँ हुआ होगा, इसमें। तो ये कितना हो गया होगा, 19। अब देखो इसमें पूछ क्या रखा है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ फूड एक्सपेंडिचर इज लेस देन द इनिशियल परसेंटेज। हाउ मच परसेंटेज ऑफ फूड एक्सपेंडिचर इज लेस देन द इनिशियल परसेंटेज। तो इसका मतलब क्या है, पहले जितना प्रतिशत बचाता था उससे कितने प्रतिशत अब कम बचाता है। ठीक है, तो देखो पहले कितना बचाता था, 35%। पहले कितना बचाता था, 35%। अब कितना बचाता है, 7। किस पे, 26 पे। कितना बचाता है, 7। किस पे, 26 पे। इंटू में 100%, इंटू में 100%। तो अब क्या हो गया, 7/26 इंटू 100। तो 700/26,
26 थी 78, तो लगभग 3 कम। ठीक, आप एक्चुअली निकाल लो। 700 अपॉन के 26 क्या होगा, 26 दूनी 52, 18 बचे 180, तो 26 से 7 पे तो 27 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या आएगा, 27 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 35 से कितना कम है, 8। 35 से कितना कम है, 8। हाँ, अब ये सेकंड प्रॉब्लम क्यों दे रहा है, 8 क्यों नहीं आ रहा। हाँ, इसने क्या पूछा अभी देखो, इफ द इनकम इज रेज्ड बाय 30% देन हाउ मच परसेंट टू द नियरेस्ट होल नंबर ऑफ फूड एक्सपेंडिचर। जो भोजन का एक्सपेंडिचर है वो हाउ मच परसेंटेज इज लेस देन द इनिशियल परसेंटेज। ओके, तो ठीक है, अभी देखो क्या पूछ रहा है। हाँ, ये प्रॉब्लम ये दे रहा है, क्यों, अभी इतना आंसर क्या आ गया, 27। यहाँ पे कितना आ गया, लगभग 27% के बराबर आ गया था ना। हाँ, अभी परसेंटेज में दो चीज़ों पे बहुत गड़बड़ करता है, बहुत गड़बड़ करता है। हाँ, वो चीज़ें मैं आपको थोड़ा आगे ही बता दूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा समझ लो कि वो चीज़ें में गड़बड़ क्या करता है। अभी वो क्या पूछ रहा है कि पहले वाले परसेंटेज से अब वाला परसेंटेज कितना कम है, अब वाला परसेंटेज कितना कम है। ये 35% था, ये 27% था, तो 8% कम हो गया। लेकिन उसने 8 नहीं दिया, क्यों, उसने क्या दे दिया, इससे ये कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है, 8। कितने पे, 35 पे, इंटू में 100, इतने प्रतिशत कम है। अब उस परसेंटेज पे क्या लगा दिया इसने, परसेंटेज पे क्या पूछ लिया, परसेंटेज। ठीक है, समझ गए। तो 8 बटे 35 इंटू 100, 5 से कटा 7 पे, 5 से कटा 20 पे, 160 अपॉन के 7, तो 7 दूनी 14, 7 के 21, लगभग 23% के बराबर, लगभग 23% के बराबर। ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज इन मेटल, ठीक है, जनरल ग्रेजुएट, इंजीनियर। ठीक है, कोई कंपनी है उसमें 2 तरीके के व्यक्ति काम करते हैं, जनरल ग्रेजुएट और इंजीनियर। ठीक है, 40% है जो वो है जनरल ग्रेजुएट, और 75% ऑफ इंजीनियर्स अर्न मोर देन 5 लाख, 50% ऑफ एम्प्लॉयज अर्न मोर देन 5 लाख। ठीक है, 5 लाख पे दे रखा है कि देखो उसमें 40% एम्प्लॉयज क्या है, जनरल ग्रेजुएट। तो एक तो जनरल ग्रेजुएट है और एक क्या है, इंजीनियर। इसमें से जनरल ग्रेजुएट कितने हैं, 40%, तो इंजीनियर कितने बच गए, 60%। अब क्या कर रहा है, 75% ऑफ द इंजीनियर्स जो 5 लाख कमाते हैं वो क्या है, इंजीनियर्स का कितना, 75%। हाँ, और 50% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज, मतलब टोटल सारी कंपनी के 50% ओवरऑल क्या कमाते हैं, 5 लाख से ऊपर, 5 लाख से ऊपर। पूछा क्या है, हाँ पूछा वो बाद में देखेंगे। अब ये बता दो जो जनरल ग्रेजुएट है उसका कितना प्रतिशत 5 लाख से ऊपर कमाता है। ठीक है, तो निकाल दो। ये क्या होगा, 75 माइनस 50, 25। 2 की वैल्यू अगर 25 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू 25 अपॉन के 2, 3 की 75 अपॉन के 2, 3 की वैल्यू क्या होगी, 75 अपॉन के 2। अब ये 75 50 से ज़्यादा है तो ये क्या होगा, 50 से कम। जो ये वैल्यू होगी क्या होगी, 50 से कम। तो 50 माइनस 75 अपॉन के 2 क्या आ जाएगा, 25 अपॉन के 2। तो इसका कितना प्रतिशत, 25 अपॉन के 2% क्या होंगे, 5 लाख से ऊपर कमाने वाले। अभी देखो पूछ क्या रहा है, व्हाट प्रोपोर्शन मतलब उसका कितना हिस्सा, कितना भाग ऑफ जनरल ग्रेजुएट, जो जनरल ग्रेजुएट का कितना हिस्सा बाय द ऑर्गेनाइजेशन अर्न रुपीज इतने और लेस। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द जनरल ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन अर्न रुपीज 5 लाख और लेस। अब 5 लाख से ऊपर कितना है, 25 अपॉन के 2%, 25 अपॉन के 2%। फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 चौका 100, तो 1/8। फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/8। तो इससे कम क्या होंगे, जो बच गए वो कितने हो गए, 7/8। जो बच गए वो क्या हो गए, 7/8। तो 1/8 हिस्सा था, 25 अपॉन के 2% कह लो, या फिर 1/8 हिस्सा था, वो 5 लाख से ऊपर कमाते थे।
वो 5 लाख से ऊपर कमाते थे, और जो 7/8 हिस्सा बचा वो क्या था, 5 लाख या उससे कम कमाते थे। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, ई। आंसर क्या आ गया, ई। एक इंजीनियरिंग संस्थान में एक छात्र के ग्रेड का मूल्यांकन, आंतरिक परीक्षण। ठीक है, देखो क्या कह रहा है जी, उसका जो ग्रेड दी जाती है किस हिसाब से दी जाती है, आपके टेस्ट होते हैं जैसे कॉलेज में इंटरनल टेस्ट होते हैं, उसमें कितना 30%, असाइनमेंट होती है उसका कितना हिस्सा 30%, और एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं उसमें कितना 40%। तो जो आपके टोटल नंबर होंगे उसमें से 30% किस में होंगे, इंटरनल टेस्ट में, 30% असाइनमेंट में, और 40% किस में होंगे, एक्सटर्नल एग्जाम्स में। ठीक है, तो टोटल का जो इंटरनल टेस्ट है वो क्या बनाएंगे 30%, और जो असाइनमेंट है वो क्या बनाएंगे, वो भी 30%, और जो एक्सटर्नल एग्जाम होंगे वो क्या बनाएंगे 40%। ठीक है, तो इनका रेशो ले लो, क्यों, इसमें चेंज निकालना टोटल 3:4। अब क्या कह रहा है, इफ ए स्टूडेंट स्कोर 90% इन द इंटरनल, अगर इंटरनल टेस्ट में 90% मार्क्स आए उसके, ठीक है, एंड 95% इन, इसमें अगर 95% आए, एंड 75% इन दी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में कितने आए 75%, इसमें कितने आए 75%। अब क्या पूछ रहा है, ओवरऑल ग्रेड बता दो, ये बता दो जी ओवरऑल परसेंटेज कितनी आई उसकी, तो ओवरऑल निकालना तो निकाल दो, क्या मान लो, टोटल मान लो 90 मान लो या 75 मान लो, अपने पास 75 कम है ना, तो आप इंक्रीज में ज़्यादा आसानी लगती है आपको, तो ओवरऑल मान लो 75। ठीक है, ओवरऑल 75% इंक्रीज हुआ, ठीक है, या फिर ओवरऑल 75% आए, ओवरऑल 75% आए, तो इसको कितने ज़्यादा आए 15, कितने ज़्यादा आए 15, तो 15 दिए 45, इसके पास 45 ज़्यादा है, इसके कितने ज़्यादा है 20, तो 20 दिया 60, इसके पास 60 ज़्यादा है, और ये सारे किस में बढ़ जाएंगे 4 3 7 और 3 10 में, तो 105, तो ये क्या हो जाएगा 10.5%, तो 75 प्लस 10.5% क्या आ जाएगा टोटल 85.5% क्या हो जाएगा आंसर। 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक उम्मीदवार ने पहले 80 प्रश्नों में से 70% का सही आंसर दिया, और परीक्षा में से 60% अंक प्राप्त करने के लिए, ठीक है, अब ये बताओ उसने 140% का आंसर देना था, उसमें से 80 प्रश्नों में से 70% का दे दिया, और बाकी में से कुछ परसेंट का दिया, और टोटल में से कितना दे दिया 60% का। तो मुझे ये बता दो 80 क्वेश्चन में प्लस में 60 क्वेश्चन से क्या बने 140 क्वेश्चन, तो आपको पता लग गया किसका क्वेश्चन है ये, प्लस वाले का, इसका कुछ परसेंट मिला के, इसका कुछ परसेंट मिला के, इस टोटल का कुछ परसेंटेज बना दिया, बस। अब इसको चाहो तो आप एलिगेशन से कर लो, क्या है 80% थे, तो रेशो क्या आ गया 4:7, तो उसने 4 प्रश्नों में कितना 70% लिया, और जो 3 बच गए 4 3 7, तो 3 बच गए उसमें कुछ परसेंटेज लिया, और ओवरऑल कितना आ गया 60%, ओवरऑल कितना आ गया 60%, तो 70 माइनस 60 कितना आ गया 10, अगर 3 की वैल्यू 10% है तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 40/3%। अब 70% 60 से ज़्यादा था, तो 60 क्या होगा 40 इससे 60 क्या होगा इससे ज़्यादा, तो 60 माइनस 40/3 क्या आ जाएगा आंसर 40/3, 83 1/3, तो 60 में से 14 घटा लो, कितने आ जाएंगे 46, और उसमें 2/3 हो दे दो, तो 40 से 2/3 क्या होगा आंसर। ए ने एक पेपर में 900 के अधिकतम अंकों के साथ, हाँ, तो जो टोटल मार्क्स थे उसमें कितने थे 900 में से 72%, और दूसरे पेपर में 700 में से 80% स्कोर किया, तो परिणाम दोनों पेपर का संयुक्त प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, बस ये बताना ओवरऑल कितना मिला। ठीक है, निधि ने बीए की परीक्षा दी, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान और इतिहास के अधिकतम इतने इतने अंक थे, यदि क्रमशः इतने परसेंट इतने अंक और इतने, तो उसका कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो 2 तरीके से कर सकते हो, पहले तो इनका रेशो ले लो, लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा है 56 73, और यहाँ पे क्या दे दिया 102, तो आप ये कैलकुलेट करने की बजाय कि कितने प्रतिशत तो डेविएशन लगाने की बजाय क्या करो सीधा कैलकुलेट कर लो। क्या दे रखा है
75 का कितना प्रतिशत मिला? 56%। 90 का कितना प्रतिशत मिला? 73%। तो बहुत बार आपको देखना पड़ेगा, बेसिक भी बहुत बार यूज होता है। 120 का कितना मिला? 102। और 135 में से कितना मिला? 78%। अब देखो 75% का 75 का 56% क्या होगा? बटे में 100 है ना, तो 25 से 75 कट गया 3 पे, और 4 से कितने पे कट गया? 56 14 पे, तो कितना हो गया? 42। 75 का 56% क्या होगा? 42। 90 का 73% क्या होगा? 0 से 0 कट गई, 9 तिया 27, तो 9 63 और 2 65, तो कितना होगा? 65.7। 65.7। अब 120 में से कितने मिले? 102। 135 में से कितना मिला? 78%। अब काट लो 100 से, 135 कटा तो 27 आ गया, और 78 भी 2 से कटा तो कितना आ गया? 39। और इसके बाद क्या आएगा? एक पॉइंट, एक डिजिट के बाद क्या आएगा? एक पॉइंट, तो इसकी गुणा करनी पड़ेगी। करो 40 माइनस 1, तो 27 तिया 81, 27 चौका 100 और 108, तो 1080 में से कितना घटा दो? 27, तो 1053। 1053, तो कितना आ गया? 105.3। 105.3। अब ओवरऑल कितना मिला उसको? 102, 105 कितना होगा? 207, और ये 60 और 40 100, तो 307, और 5 और 2 7, 314, और 0.7.3 315। ओवरऑल कितना मिला इसको? 315। कितने में से? 120 135 कितने हो गए? 250 255, और 75 260, 330, और 90 420। 420 में से कितना मिला? 315 इंटू में 100%। 0 से 0, ये 5 3 8 1 9, 3 से तो कट जाएगा, 7 से 7 चौक 28, ठीक है। 7 और 3 21, दोनों से कट जाएगा। 2 से कितना आ गया? 5। 21 से कितना आएगा? 21 से कम 21 10, तो 21 पंजा 105, 15 बचा 75। आंसर क्या आ गया? ए। आंसर क्या आ गया? ए। सेकंड तरीका भी आप कर सकते थे, वो देखो क्या था। 102 है, वो 120 का कितना प्रतिशत होगा? 20 से 6 पे, ये कितने पे? 5 पे। 6 से 6 कम 6 6 42, 17 पंजा 85, तो 102 की बजाय क्या लिख सकते हो भाई? उसको 85% मिले। कितना मिला? 85%। अब इसका रेशियो भी ले सकते हो आप, 75। इनमें कॉमन क्या आता है? 5 और 3 15, तो 15 पंजम 75, 15 छिका 90, 15 अट्ठा 120, 15 निमा 135, ठीक है। तो 5 6 8 9 क्या आ गया? रेशो। उसमें से 56 73 85 और 78% उसको मिले। अब मान लो कोई 1% 70 मान लो, तो 70 से कितना कम है? माना कितना है? 70%। माना कितना है? 70%। कम कितना है? 14, तो 14 पंजा 70, 70% की कमी है। ज़्यादा कितना है? 3, तो 6 तिये 18% ज़्यादा। ये कितना ज़्यादा? 70 से 15, 15 अट्ठा 120 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है? 8, 8 नीम 72 क्या है? ज़्यादा। अब देख लो 70 है, ये माइनस हो गया, 18 और 2 20, 20 और 120 140, तो हमारे पास कितना ज़्यादा है? 140। किस किस में बांटना है? 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 और 5 28, प्लस में 70। 28 से कटा 14 दूनी 28, 2 से 5, तो 70 और 5 75% क्या आ गया? आंसर। एक पार्टी में सिर्फ कपल्स को ही इनवाइट किया जाता है यदि इतने आमंत्रित व्यक्ति शाकाहारी हैं और इतने पुरुष मांसाहारी हैं, तो उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, तो उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। पिता यदि 20%, उनकी नहीं, क्या पूछा है? तो मेल है चिल्ड्रन, फाइंड द नंबर ऑफ फादर्स, तो पिताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। वहां पे कितने पिता आए थे, ठीक है।
पिता की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो एक पार्टी है जिसमें कौन अलाउड है, केवल कपल अलाउड है, ठीक है, केवल कपल अलाउड है। इसका मतलब क्या है, एक मेल होगा तो एक फीमेल होगी, कपल का तो यही मतलब है। आज के दिन तो चीज़ें चेंज हो गई है, लेकिन कपल का क्या मतलब है, एक मेल और एक फीमेल। तो मेल और फीमेल का रेशियो क्या है, 1:1, 1:1। फिर क्या है, यदि 44 से 4/9% जितने भी लोग बुलाए थे उसमें से 44 से 4/9% वेजिटेरियन है, 44 से 4/9% वेजिटेरियन है, और जो मेल थे, जो पुरुष थे, उनका 60% क्या है, नॉन वेजिटेरियन है। 60% क्या है, नॉन वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन क्या रहेंगे, 40%, वेजिटेरियन क्या रहेंगे, 40%, ठीक है। फिर क्या कहा, फादर्स का नंबर बताओ यदि 20% ऑफ मेल है चिल्ड्रन। हाँ, ये बताना जी उनमें से पिता कितने थे। यदि व्यक्तियों का 20% उनके बच्चे हैं, और जो औरतें हैं जो नॉन वेजिटेरियन है वो कितनी है, 920। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अच्छा। देखो अभी ये कह रहा है जी मेल और फीमेल कपल्स आए हैं, तो मेल फीमेल का रेशियो क्या होगा, 1:1। टोटल का वेजिटेरियन निकाल लो या नॉन वेजिटेरियन। आपको 44 4/9 वेजिटेरियन दे रखा ना, तो वेजिटेरियन निकाल लो। 44 4/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 4/9। तो टोटल का क्या दे रखा है, 4/9 क्या है, वेजिटेरियन। अभी मेल है जो उसका 60% नॉन वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन क्या होगा, 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, तो इसका 2/5 क्या होगा, वेजिटेरियन। फिर क्या कह रहा है, हाँ, तो अब ये निकाल लो जी, जो फीमेल है उनका वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन कितना हिस्सा होगा, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन कितना हिस्सा होगा। बस देखो 4/9 बड़ा है, 2/5 बड़ा है। अब यहाँ पे अगर आप करना चाहो तो रेशियो भी ले सकते हो, फ्रैक्शन को आपको माइनस प्लस करना तो आसानी से कर ही सकते हो, सॉरी आसानी से नहीं कर सकते, अगर आपको समझ नहीं है तो आप किस पे करो, रेशियो पे काम कर लो। 9×5 कितने होते हैं, 45, तो आप 45 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो, 45 से, और उसको साइड में लिख लेना ताकि आपको याद रहे। किससे गुणा की है, 45 से। किससे गुणा की है, 45 से। तो 45 से गुणा करोगे तो 9×5 45, 5 चौका 20, 5 नहीं 45, 9 दूनी 18। बस 20 में से 18 गए 2, एक की वैल्यू 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2। 18 छोटा है तो क्या होगा बड़ा, तो फीमेल क्या होगी 22। लेकिन 45 से गुणा की थी, अब क्या करो 45 से डिवाइड कर दो, 45 से डिवाइड कर दो, मतलब फीमेल का 22/45 हिस्सा, 22/45 हिस्सा, या ये कह लो 22 × 45 इंटू में 100%, तो 2200/45%, या फिर 22/45 हिस्सा क्या है, वेजिटेरियन है। क्या है, वेजिटेरियन। अब दे क्या रखा है, जो फीमेल है वुमेन है उनका नॉन वेजिटेरियन कितनी है, 920, तो 22/45 वेजिटेरियन है, तो नॉन वेजिटेरियन क्या बची, 1 - 22/45, 23/45। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 920। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 920। अब इनको एक्चुअल फ्रैक्शन में लिख लो आप। ये क्या थे, टोटल 4/9, और ये कितने थे, 2/5। तो देखो अब फीमेल्स का 23/45 क्या है, 920 के बराबर है, तो 23 से कटा ये कितने पे, 40 पे, 45 चौका 180, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। तो जो फीमेल्स है वो कितनी थी, 1800। मेल और फीमेल कपल में आए थे, तो मेल भी कितने होंगे 1800, फीमेल भी कितनी होंगी 1800। अब देखो क्या कह रहा है, इफ 20% ऑफ मेल आर चिल्ड्रन, अगर मेल 1800 का 20% के पास चिल्ड्रन है, तो 5 से 2, 18 दूनी 36, तो 360 क्या थे, उनमें से बाप बन चुके थे, ठीक है। एक कंपनी में गौरव और आजम का कुल वेतन इतने रुपए है। यदि गौरव के वेतन में इतने % की वृद्धि होती है
और आजम के वेतन में 30% की वृद्धि होती है, तो उनका कुल वेतन बढ़कर इतने रुपए हो जाता है। तो उनके वेतन के बीच का अंतर ज्ञात करो। देखो इसके दो तरीके हैं। मैंने क्या बताया था, एलिगेशन क्या कहता है, उसमें इंक्रीज कितना हुआ 23, उसमें कितना हुआ 30। ये निकाल लो ओवरऑल कितना है, माइनस करो, यहाँ से माइनस करो, रेशो आ जाएगा। रेशो आ जाएगा तो आप कंपेयर कर सकते हो, रेशो आ जाएगा तो कंपेयर कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल निकालना पड़ेगा। अब ये बता दो ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ। 47,520 रुपये थे, इंक्रीज कितना हुआ 59,928 में से 47,520 चले जाएंगे। 8 2 4 2 और 1, 12,408 का इंक्रीज हुआ। 12,408 का इंक्रीज हुआ कितने पे, 47,520 पे, इंटू में 100%, इतने परसेंट का इंक्रीज हुआ। तो काट लो, 0 से 0, ये 8 से कट जाएगा, यहाँ 8 9 72, 8 चौक 32, ठीक है 8 से कट जाएगा, 8 पंजा 40, 8 9 72, 8 चौका 32, 8 से कटा कितना आ गया 8 एकम 8, 8 पंजा 40, 8 पंजा 40, 8 एकम 8। फिर किससे कटेगा ये, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 सत्ते 14, 2 से कटा 5 पे। अब 297 से 1551, 7 या 21, 3 पे जाएगा, लेकिन 3 पे तो नहीं कट रहा, तो किसी और नंबर पे कटेगा। 29,297 है तो 900 के पास, हाँ तो 305 पे कटना चाहिए था ना ये, लेकिन 297 से कंप्लीटली नहीं कट रहा। अगर 297 को मैं 11 से 11 दूनी 22, हाँ 297 क्या होगा 11 इंटू 27, 6 और 6 वो 11 से कट रहा है, 11 एकम 11, 4 11 चौक 44 और 11 एकम 11, 11 से वो भी कट गया, ये भी कट गया। फिर क्या होगा 4 2 6, 3 से भी कट रहा है, 3 से कितना आ गया 9, 3 से वो कितना आ गया 3 चौके 12, 3 सत्ता 21, 47 इंटू 5 अपॉन के कितना आ गया 9, 47 इंटू 5 अपॉन के क्या आ गया 9। तो 47 इंटू 5 क्या होगा, 5 से 4 200 और 5 सत्ता 35, 235। तो ओवरऑल परसेंटेज क्या आ गया 235 अपॉन के 9। अब 235 अपॉन के 9 23 से तो बड़ा होगा और 30 से छोटा होगा। अब 30 में से घटा लो, 9 3 27, 270 में से 235 गए, 35 अपॉन के 9, फिर 23 निमा 9 2 18, 180 और 9 3 27, तो 207 हो गया। तो ये बचा कितना 28 अपॉन के, हमें चाहिए रेशो 7 से 5, 7 से 4, क्या आ गया 5 रेशो 4, क्या आ गया 5 रेशो 4। और ये क्या थी, गौरव में 23% और आजम में 30%, तो गौरव और आजम की इनकम का रेशो क्या आ गया 5 रेशो 4। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर सैलरी, उनकी सैलरी में डिफरेंस बताना। तो अब बता दो डिफरेंस, टोटल 9 है, 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी 47,520, 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी 47,520, डिफरेंस कितना है 1, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 पंजा 45, 9 दूनी 18, 9 8 72, 5,280, 5,280। अब इस चीज को करने का सेकंड तरीका क्या है, इस क्वेश्चन को करने का सेकंड तरीका क्या है। सेकंड तरीका थोड़ा आसान है, बस कैलकुलेशन है। हाँ कैलकुलेशन इसमें भी है बहुत, हाँ लेकिन वो आसान है कैलकुलेशन। देखो अब क्या बताया था मैंने, गौरव की कितनी बड़ी 23%, आजम की कितनी बड़ी, आजम की कितनी बड़ी 30%। तो ये कह दो 23% गौरव की बड़ी, आजम की 30% बड़ी, तो टोटल में 23% का इंक्रीज तो डेफिनेटली आया ही आया है। उससे एक्स्ट्रा क्या बता होगा, गौरव की 7% स्कीम, आजम की 7%, आजम की इनकम में जो एक्स्ट्रा आया होगा वो क्या होगा आजम की इनकम का 7%, ठीक है। इसी का उल्टा रूप क्या होगा, अगर मैं ये मानता हूं टोटल 30% इंक्रीज हुआ, टोटल का 30% इंक्रीज हुआ, तो इसमें कितना है 23%, तो जो एक्स्ट्रा आएगा वो क्या आएगा गौरव की इनकम का 7%। क्यों, हमने वो एक्स्ट्रा ले रखा है, एक्स्ट्रा कहां से आया, क्यों गौरव की इनकम का 7% हमने बता दिया, क्यों टोटल का 30% माना है। हाँ
तो आसान क्या है, 23% मान लो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 47,520 का 23% क्या होगा, 23/100। 0 से 0 कटा, 23 से गुणा करो, 23 दूनी 46, 4 23 पंजा 115 और 4 119 हासिल 11, 23 सत्ता 140 और 21 161 और 11 हासिल थी 172, 23 चौका 92 और 17 हासिल थी 99 और 10 109। तो एक के बाद पॉइंट लगा दो, तो 10,929.6 क्या होगा, 47,520 का 23%। अब टोटल इंक्रीज कितना था, टोटल इंक्रीज कितना था, 59,928 में से 47,520 घटाओ, क्या आएगा 80421, 12,408। टोटल इंक्रीज 12,408 था और हमारा 10,929.6 आया। क्यों आया, हमने केवल 23% बढ़ा। जो आजम का 7% और बढ़ा था वो नहीं है ना, तो वही क्या है, ये एक्स्ट्रा, जो ये एक्स्ट्रा बच गया वही क्या है, आजम का 7%। ठीक है, तो देखो अब 12,408 में से 10,929.6 गई तो कितना आएगा, 10,930 घटा लो, 1,000, हाँ घटा लो, वैसे ही घटा लो सीधा, 0.6 है तो 0.4 आ जाएगा। यहाँ पे 7 बचेगा तो 17 में से 9 गए 8, और यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 2 गए 7, यहाँ पे 3 बचेगा तो 13 में से 9 गए 4, यहाँ पे 1 बचेगा, 1478 पॉइंट क्या आएगा 4, 12,300, 407 और 8। ठीक है, तो उसका आजम का इनकम का 7% क्या होगा, 14,78.4। तो उसकी इनकम का 1% क्या होगा, 7 दूनी 7 एकम 7 एकम 7 दूनी 14, तो 211.2। तो उसका 100% क्या होगा, एक जीरो आएगी ना, एक तो पॉइंट हटेगा, तो 21,120। तो आजम की इनकम का 100% क्या होगा, 21,120। तो आजम की इनकम क्या थी, आजम की इनकम क्या थी 21,120। टोटल कितनी थी 47,520। तो उसकी कितनी बच गई, 47,520 में से 21,120 माइनस कर दो, 0 0 4 6 और 2, 26,400। तो इनका डिफरेंस क्या होगा, 0 8 2 5, तो 5,280 क्या आ गया आंसर, 5,280 क्या आ गया आंसर। अब दूसरा तरीका भी कर सकते हो यहाँ पे डिफरेंस निकालने का। ये क्या है 21,120, इसका डबल कर दो, क्या होगा, डबल क्या होगा 42,240, डबल क्या होगा 42,240, वो कितना है 47,520। तो 47,520 में से 42,240 का कितना बच गया, 0 8 2 और 5, 0 8 2 और 5, तो 5,280 क्या होगा आंसर। इन ए डेकेड ए टाउन पॉपुलेशन रूट, ठीक है, एक दशक में एक शहर की आबादी इतने से बढ़कर इतनी हो गई, तो जनसंख्या में औसत वार्षिक परिवर्तन बताओ जी। तो जो एवरेज एनुअल इंक्रीज है, एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है सभी को बराबर, सभी को बराबर। तो एवरेज पूछा है एक दशक में, ये कहता हूँ जी मैं, एक दशक मतलब 10 साल, 10 साल में मैं कह देता हूँ जी 50% बढ़ गई, ओवरऑल कितनी बच गई 50%। तो मैं कहूँगा एक साल में कितनी बड़ी होगी 5%, एक साल में कितनी बड़ी होगी 5%। एवरेज का मतलब क्या है, सबके पास बराबर हो, मतलब पहले साल भी 5%, अगले साल भी फिर 5%, अगले साल भी फिर 5%, एवरेज का ये मतलब है। और यहाँ पे ये सक्सेसिव मतलब लगा देना, ये पहले साल 5% बढ़ी फिर अगले साल फिर 5% बढ़ी, इसका वो मतलब नहीं। एवरेज का मतलब है ये बता रहा जी, नॉर्मली अगर हर एक साल में हम इक्वली इंक्रीज देखें तो वो कितना होगा 5%। अभी देखो कितना है, एक दशक में इतने से बढ़ कितनी होगी, तो हमें तो रेशियो से काम करना है, 3 0 से 2 0 से,
2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 26 25 है, 17 50 है, 25 से कट रहा है, 25 सत्ता 175, जीरो क्यों, 25 से 25 एक कम जीरो, 25 पंजा 125, 35 से कटा, 35 दूनी 70, 35 दिया 105, 2 से कितना हो गया 3, तो इंक्रीज एक्चुअली में कितना हो गया 50%। तो जो एवरेज औसत इंक्रीज है वो क्या होगा 5%। वार्षिक औसत इंक्रीज क्या होगा 5%। अगर वो 6 माही पूछ लेता, मतलब 6 महीने में, तो 5/2 2.5% हो जाता। एक शहर की कुल जनसंख्या 9500 है, पुरुष जनसंख्या के इतने % की वृद्धि हुई और महिला जनसंख्या में इतने % की वृद्धि हुई। शहर की कुल जनसंख्या इतनी हो जाती है, तो यदि कुल पुरुष जनसंख्या में इतने % लड़के थे, कुल महिला, ठीक है। इस चीज को आपको ट्राई करना होगा, ठीक है। अगर निकाल पाए तो यू आर डूइंग वेरी वेरी गुड, ठीक है। अगर नहीं निकाल पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा हाई लेवल है, ठीक है। हाँ, ये आपकी मेंस तक नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ट्राई नहीं करना तो बेशक मत करना, ट्राई करना है तो आराम से करना, और नहीं हो रहा तो छोड़ देना। प्रॉब्लम मत लेना कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, क्यों, एक समय के बाद, प्रैक्टिस के बाद हो जाएगा। दोबारा जब आओगे इस चैप्टर पे, दोबारा जब रिवीजन करोगे हो जाएगा। त्रिज्या और ऊंचाई के अनुपात में एक शंकु में 3, हाँ, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या है 3:4। यदि तिरछी ऊंचाई जो स्लांट हाइट होती है वो क्या है, देखो मैं कोण बना के दिखा देता हूँ आपको। तो ये क्या है रेडियस, ये क्या है हाइट, और ये क्या है स्लांट हाइट, जिसको एल से दर्शाते हैं। यदि तिरछी ऊंचाई में 40% की वृद्धि हो जाती है, त्रिज्या इतने % की कमी की जाती है, प्रत्येक क्षेत्रफल में कमी ज्ञात कीजिए। ओके, देखो सरफेस एरिया, जो उसका सरफेस एरिया है वो क्या होगा 2πr r प्लस में l। मैंने कहा था सरफेस एरिया, जब सरफेस एरिया की बात होगी तो क्या होगी टोटल सरफेस एरिया। अगर वो ये कह दे कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, तब तो हम उसकी बात करेंगे। लेकिन अगर वो कह दे बस सरफेस एरिया, उसका मतलब है टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, ठीक है। अभी देखो, जो रेडियस, हाइट और स्लांट हाइट तीनों क्या बनाती हैं ट्रिपलेट, तीनों क्या बनाती हैं ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट क्या होता है 3:4:5। ट्रिपलेट क्या होता है 3:4:5, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये रेडियस है, ये हाइट है, और ये क्या है स्लांट हाइट। अब देखो क्या है r प्लस एल, r प्लस एल का क्या है हमारे पास रेशो तो हम चेंज निकाल सकते हैं, प्लस में रेशो है तो हम चेंज निकाल सकते हैं, रेशो नहीं होता तो हम चेंज नहीं निकाल पाते। हाँ, चेंज निकाला जा सकता है, अगर इसमें भी सेम % चेंज हो, इसमें भी सेम % चेंज हो, मतलब इसको भी 10% बढ़ा दिया, इसको भी 10% बढ़ा दिया, रेशो कुछ भी हो, टोटल भी तो 10% ही बढ़ेगा। हाँ, तो अगर रेशो नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो इन दोनों को सेम % से बढ़ाएगा। अगर सेम % से नहीं बढ़ा रखी तो हमें क्या चाहिए रेशो। तो देखो अभी क्या कह रहा है, देयर इज, हाँ, स्लांट हाइट इज इंक्रीज बाई 40%। जो एल है वो कितना बढ़ा दिया 40%, रेडियस 30% डिक्रीज कर दी, रेडियस कितनी 30% डिक्रीज कर दी, ये 40% बढ़ा दिया। इनका रेशो क्या है 3:5। तो ये बता दो ओवरऑल चेंज कितना आएगा, तो 5 से 40 पे 5 चौका 20 तो 200, 3 तिया 9 तो -90 अपॉन के 5 और 3 8, तो क्या हो गया प्लस के 110 अपॉन के 8% क्या हो गया इंक्रीज। इस टोटल में क्या चेंज आया इंक्रीज ऑफ 110 अपॉन के 8%, इंक्रीज ऑफ 110 अपॉन के 8%। बस फिर तो सक्सेसफुल आता ही आपको। फिर तो अब सक्सेसिव वाला आता ही है, इसमें चेंज और इसमें चेंज, क्यों ये तो कांस्टेंट है, ये तो कट जाएंगे। तो आर में चेंज कितना आया डिक्रीज बाई 30%, तो 10 से कितना रह गया 7, 110.8% की वैल्यू क्या होगी बटे में 100, 0 से 0 कट गई 11/80,
इसमें इंक्रीज कितना हुआ 11/80, तो 80 से कितना हो गया 91। अब देख लो क्या पूछ रहा है, प्रत्येक क्षेत्रफल में कमी ज्ञात कीजिए। कमी तो लग नहीं रही, 7 एकम 7, हाँ कमी है, तो ये कितना हो गया 800 से 7 एकम 7, 7 निम 63। कमी कितने की आई 63 और 163, कमी कितने की आई 163 अपॉन के 800 इंटू में 100%, 2 जीरो से 2 जीरो, 163 अपॉन के 8, 20 पे 160, तो 20 से 3/8, ये क्या लिख दिया 1 2 1.5 2.5, ये 2 को 20 कर लो, 20.385 आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा बी। ओके ओके अब आपने टोटल सरफेस एरिया में इंक्रीज डिक्रीज देख लिया, लेकिन इसने क्या दे रखा है, सरफेस एरिया की वैल्यू किसमें दे दी, कर्ड सरफेस एरिया। जो कर्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है पाई आर एल, वो क्या होता है पाई आर एल, तो मतलब आर में और एल में चेंज चाहिए, रेशो कुछ भी हो, क्यों सक्सेसिव में तो में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जो स्लांट हाइट है वो क्या है 40% इंक्रीज, तो 5 से कितनी होगी 7, और रेडियस है वो क्या है 30% डिक्रीज, 10 से कितनी होगी 7, 50 से कितनी होगी 49, डिक्रीज कितने का आ गया 1/50 मतलब 2%, 1/50 मतलब 2%। ठीक है, बाकी इसको ये देना नहीं चाहिए था, क्यों सरफेस एरिया का मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया। हाँ, एक कक्षा में 25% छात्र परीक्षा से अनुपस्थित थे, 30% 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हुए और 10% सिर्फ 5 के अनुग्रहों से के कारण अनुत्तीर्ण है। ठीक है, देखो बहुत अच्छी क्वेश्चन, क्यों लास्ट के क्वेश्चन थोड़े हैं ऐसे दे दिए जो आपके दिमाग को घुमा दे। देखो क्या है, एक क्लास है उसमें 25% ऑफ स्टूडेंट वर एब्सेंट, हाँ जो कुछ स्टूडेंट एब्सेंट थे कुछ प्रेजेंट थे, 25% मतलब टोटल स्टूडेंट कितने थे 4, 25% एब्सेंट थे तो प्रेजेंट कितने थे 3, हाँ 30% फेल्ड बाई 20 मार्क्स। अब ये दे रहा है उन प्रेजेंट में से कुछ फेल हुए कुछ पास हुए, 30% फेल्ड बाई 20 मार्क्स एंड 10% जस्ट पास्ड बिकॉज ऑफ ग्रेस मार्क्स। तो ये क्या देना चाहता है जी, 25% एब्सेंट थे, 30% फेल हुए, 10% बस ग्रेस मार्क्स ऑफ 5 नंबर उनको ग्रेस में मिल गए, एक्स्ट्रा मिल गए तो वो पास हो गए। फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास इफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 60। हाँ, ये ग्रेस मार्क्स से पास हुए और एक्चुअली पास होने वाले कितने बच गए फिर 30 और 10 40, 40 और 25 65, 65 और 35 100, तो एक्चुअली पास होने वाले 35, इनका रेशियो क्या आ गया 5 6 2 और 7। अब क्या दे रहा है एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास इफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स, एवरेज स्कोर का मतलब क्या है सबके पास बराबर हो, तो मतलब ओवरऑल इंक्रीज या डिक्रीज या ओवरऑल कितने परसेंटेज नंबर आए यही पूछ रहा है। तो फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास इफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 60 मार्क्स। इनको कितना मिला, इनको 60 नंबर मिले जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं, एंड द पास मार्क्स आर 33, पास मार्क्स कितने हैं 33, 25% आए नहीं तो इनके कितने मार्क्स आए 0, 30% फेल्ड बाई 20 मार्क्स, 20 से फेल हो गए 33 पास था तो आए कितने इनके 13, और जो ग्रेस मार्क्स से पास हुए वो क्या थे उनको ग्रेस मार्क्स दिए 5। हाँ, काउंटिंग द फाइनल स्कोर ऑफ कैंडिडेट, फाइनल स्कोर काउंट करना है तो 33, अगर फाइनल स्कोर काउंट नहीं करना होता तो उनको क्या आते 5 मार्क्स से पास हुए तो 5 कम आ जाते, 28 28 हो जाते, दोनों के 28 28 हो जाते, लेकिन इसने क्या कहा फाइनल स्कोर को काउंट करना है तो 33 33 होंगे। अब देख लो, हाँ अब ये पूछ रहा है इन सभी को कितने मार्क्स आए, तो अगर मैं डेविएशन से कुछ मार्क्स मान लो या फिर सीधा काउंट कर लो, 13 6 78, 33 दूनी 66, 60 7 420, तो टोटल कितने हो गए
480 86, तो 490 564, 564 टोटल हो गए कितने 564। कितने स्टूडेंट थे 4 5 11 2 13 और 7 20, 20 स्टूडेंट को 564 आए, तो 2 से कटा 282, तो 28.2 क्या आ गया आंसर। फिर कुछ गड़बड़ हुई उम्मीदवारों के अंतिम अंकों की गणना करते हुए। पास बिकॉज ऑफ ग्रेस मार्क्स ऑफ 5, 30% फेल्ड बाई 20 मार्क्स और 33 पास मार्क्स 33 हैं, ठीक बात है। 25% ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, 25 एब्सेंट थे, 30 फेल्ड बाई 20 मार्क्स, ठीक है। 10 जस्ट पास्ड, ओके। 30 10 40 20 60 35 बच गए, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास इफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 60 मार्क्स, ठीक है। रिमेनिंग को अगर 60 मिले हैं, बचे हुए को जो पास हुए उनको 60 मार्क्स मिले हैं, एवरेज ऑफ 60 मार्क्स एंड द पास मार्क्स आर 33। हाँ, जो ग्रेस मार्क्स से पास हुए हैं उनको 33 मिले होंगे, जो फेल हुए 20 मार्क्स से फेल हुए हैं तो मतलब 13 मिले होंगे, ओके। और जो एब्सेंट थे उनको तो 0 ही आए हैं, तो टोटल मार्क्स कितने आ गए 13 × 78, 33 दूनी 66, 7 × 42 तो 420, 420 66 और 78 कितने होंगे 8 से 14 हासिल 1, 7 3 10 और 6 16, तो 564, ठीक है। 7 से 13 और 5 18 और तो 20, टोटल 20 स्टूडेंट थे, तो और एक को इतने आए होंगे 282, तो 28.2 क्या आएगा आंसर। अपना आंसर ठीक था 28.2। एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है, महिलाओं का पुरुषों से अनुपात इतना है, यदि महिलाओं में 24% साक्षर हैं और पुरुषों में 10% निरक्षर हैं तो शहर में साक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है। देखो क्या कह रहा है, एक तो टोटल को काउंट करो आप, एक आप ओवरऑल काउंट कर लो और उसका परसेंटेज निकाल दो। देखो कैसे, वुमेन और मैन क्या है 43:40। अब 24% लिटरेट अमंग वुमेन, इसमें से 24% लिटरेट पढ़े लिखे हैं और 10% इलिटरेट अमंग मैन, तो आदमियों में से 10% इलिटरेट है, तो 90% पढ़े लिखे हैं। द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन इन द टाउन, टाउन में ये बताना जी टोटल कितने पढ़े लिखे हैं, तो टोटल परसेंटेज निकाल लो कितना है 43 × 24, या फिर 24% मान लो तो वो ज़्यादा निकालना पड़ेगा, और ये भी फ्रैक्शन में आएगा, ये भी फ्रैक्शन में आएगा, तो आपको टोटली काउंट ही करना पड़ेगा। क्यों, अगर आप ओवरऑल परसेंटेज निकालोगे तो बटे में 83 होगा, वो भी फ्रैक्शन में ही आएगा, तो आपको निकालना ही पड़ेगा। 40 और 43 क्या होंगे 83, अगर 83 की वैल्यू क्या है 31 12 50, मतलब 3,11,250 है, तो 83 से कितने पे कटेगा ये 83 से मैं जाऊंगा 8 चौक 32, तो 3 पे जाएगा, 3 डिजिट का और 1 2 4 डिजिट का आएगा, काटना ही पड़ेगा। 3 3 9 3 8 24 249, तो 51 52 और 10 62 622 है, तो 8 8 64, तो 7 पे जाएगा, 7 3 21 2 7 8 56 और 2 58, तो 1 और 4 बचा 5, 83 50 415, ठीक है। 3750 क्या आ गया आंसर। तीन 3750 क्या आ गया, एक की वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी आ गई 3750। अब 43 की वैल्यू क्या आएगी और उसके 24% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हाँ, तो टोटली काउंट करना पड़ेगा हमको। 43 के 24% की वैल्यू, जब एक की वैल्यू 3750 है तो 0 भी कट गया, 5 से ये 2 से 12, 5 से 5 7 35, 5 5 25, ठीक है। अभी 75 में से 3 ले लो 25, और इसमें से भी 12 में से भी 3 ले लो 4, 25 चौका 100 बन जाएगा। यहाँ से 43 आ गया, 43 निम्मा 9 3 27, 2 9 चौक 36 और 2 38,
तो 38,700 क्या होगा उनमें, वुमेन में 38,700 क्या होंगे वुमेन से। वुमेन का 24% क्या होगा 38,700। अब 40 का देख लो, 90% 3,750 में, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 36 इंटू 3750। अब ये भी करना पड़ेगा, हाँ 4 से कर दो, फिर वही जीरो है ना लास्ट में, और 25 से काटो इसको, क्या आएगा 25 इंटू 25 एकम 25, 12, 25, 50, और यहाँ से क्या है 4 है और 9 है, और 25 और 4 क्या बना देगा 100, तो 2 जीरो लगा दो, और 15 निम्मा 135, 15 निम्मा 135, तो 135 ट्रिपल जीरो, 135 एंड ट्रिपल जीरो, तो 2 जीरो 7, 8 और 5 13, 6 और 1 7, तो 1,73,700 क्या आ जाएगा आंसर, 1,73,700 क्या आ जाएगा अपना आंसर। 500 किलो ऐसक में एक निश्चित मात्रा में लोहा है और प्लास्टर, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, 500 किलो का एक लोहा है, ठीक है, उसमें से एक प्रोसेस है ब्लास्ट फर्नेस, उससे 200 किलोग्राम ऑफ स्लैग कंटेनिंग इतना आयरन, हाँ द परसेंटेज ऑफ आयरन इन द रिमेनिंग ऑफ साउट टू बी 20% मोर देन द परसेंटेज, हाँ मच गया जी, ठीक है, तो वही है, एलिगेशन से लगा दो। ओवरऑल दे रखा है और 200 किलोग्राम में दे रखा है, और 300 किलोग्राम में निकालना है, 200 में दे रखा है 300 निकालना है, 2:3 में है, इसमें 12.5% है, और वो क्या दे रखा है उससे 20%, तो उनका रेशो ले लो और रेशो से आसानी से निकल जाएगा। एक व्यक्ति की आय के व्यय और बचत का अनुपात 4:5 है। जो इनकम है और सेविंग है, एक्सपेंडिचर और सेविंग है, वो क्या है, ठीक था, आय और बचत 4:, एक्सपेंडिचर और सेविंग ही तो है, एक्सपेंडिचर और सेविंग है 4:5 है। आय की व्यय और बचत का अनुपात कितना है 4:5। वह भोजन कपड़े और शिक्षा पर इतने इतने के अनुपात में राशि खर्च करता है, वह बचत राशि को इतने के अनुपात में बैंक और डाकघर में जमा करता है। यदि भोजन कपड़ा और शिक्षा पर व्यय में क्रमश से इतने इतने % की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बचत राशि 5% कम हो जाए। ओके, तो देखो 4:5 है। अब देखो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ पे खर्च करता है, ये फूड क्लॉथ और एजुकेशन पे, फूड क्लॉथ और एजुकेशन पे, किस रेशो में 3:2:3 में। इंक्रीज कितना होता है एक्सपेंडिचर ऑन फूड क्लॉथ एंड एजुकेशन पे, इंक्रीज 20, 40 और 50, इसी सीक्वेंस में है 20, 40 और 50% का क्या होता है इंक्रीज। तो ओवरऑल इंक्रीज क्या मान लो 40, तो ये कितना कम है 20, तो 20 या 60 की कमी है, ये कितना कम है 10, तो 30 ज़्यादा, 30 की कमी कितने पर 3, 3, 4, 2, 8 पर, तो 15 पौन के 4 कम है। 40 से कितना कम है 15 पौन के 4, तो 40 में से 15 पौन के 4, 160 में से 15 गए 145 पौन के 4% क्या हो जाता है ओवरऑल उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है। फिर क्या दे रहा है एक्सपेक्टली व्हाट परसेंटेज शुड ही इंक्रीज हिज इनकम सो दैट द सेविंग अमाउंट कुड बी लेस बाई 5%। तो जो उसका एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ गया 145 अपन के 4%, और सेविंग क्या कर रहा है 5% की कमी। तो ये बता दो जी इनकम में क्या चेंज आएगा, इनकम में क्या चेंज आएगा यही तो पूछ रहा है। तो देख लो 4 से गुणा करो, ये 145 प्लस हो गया, वो माइनस से 25, तो 120 इंक्रीज होगा कितने पर 5, 4, 9 पर, तो 3 से कट गया 40, 13.333, बी इज द आंसर। At IIM Bangalore 60% of the students are boys and the
रेस्ट आर गर्ल्स। तो बॉय एंड गर्ल का रेशियो है 3:2। फर्दर 15 बॉयज एंड इतने % गर्ल्स आर गेटिंग ए फीवर इतना नंबर हो तो फीवर इज 19 एंड टोटल नंबर ऑफ गेटिंग। ओके, जो हमने मेल फीमेल का पढ़ा था ना कि कपल्स इनवाइटेड है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। सोल्व करो, आपका दिमाग डेवलप करो, मज़ा आएगा करने में। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। ओके, अच्छे से सोल्व करना, दिमाग को डेवलप करना, समझना। और अगर नहीं हो रहा तो छोड़ दो, बाद में जब रिवीजन करोगे उस समय सोल्व करके देखना।